नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। अब तक जितने भी टॉपिक्स हुए हैं, मुझे लगता है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक किसान आंदोलन, आरपीएससी का फेवरेट टॉपिक किसान आंदोलन, जिसके बारे में हम समझेंगे। मैं आपको समझाऊंगा एक बहुत ही साधारण तरीके से, एक कहानी के स्वरूप में समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ये लेक्चर देखने के बाद बिजोलिया किसान आंदोलन से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। आरपीएससी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस लेक्चर से आपका पूरी तरीके से क्वेश्चन जो है वो सही होगा। सब कुछ इसमें कंक्लूड किया गया है, इंक्लूड किया गया है। ठीक है, क्लास 10th की किताब है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, वो मैंने आपको कंप्लीट कराई है। और ये जो टॉपिक है पर्टिकुलरली, इसका बेस हम स्टैंडर्ड बुक जो है आरबीएससी बोर्ड की किताब मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान क्लास 10th, ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट ऑफ राजस्थान क्लास 9th, सॉरी, उससे मैं ये पूरा डेटा ले रहा हूँ। और एडिशनल और भी बाकी सारी जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी की, और अलग अलग सोर्सेज है, वहां से मैंने ये पूरा लेक्चर जो है तैयार किया है। ये लेक्चर देखने के बाद आप हर टॉपिक अच्छे से, बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में आप हर चीज अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा कि किसान आंदोलन जो है वो किस तरह से स्टार्ट हुए, उनकी वजह क्या क्या थी, राजस्थान में किस किस जगह किसान आंदोलन हुए, और फिर हम एक्सक्लूसिवली पढ़ने की कोशिश करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसमें कोई भी एग्जाम हो, अब तक के आरएस प्रीलिम्स में किसान आंदोलन के बारे में कुछ ना कुछ पूछा जा चुका है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। राजस्थान में जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं, उनका एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने के बाद हम एक्सक्लूसिवली पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन। आप देखेंगे कि ये लेक्चर पढ़ने के बाद आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्या कारण रहे, क्यों बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो इतना फेमस हुआ, और क्यों इतना लंबा चला। वो 1897 से स्टार्ट होता है बिजोलिया किसान आंदोलन, और 1941 में जाके खत्म होता है। सारी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में बताऊंगा, जो भी संगठन बिजोलिया किसान आंदोलन के समय पर बने, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा होगी। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले एक पृष्ठभूमि समझने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान में किस तरह से किसान आंदोलन स्टार्ट हुए और किस तरह से वो आगे बढ़े, कौन कौन से लीडर्स उसमें सम्मिलित थे। उसके बाद बिजोलिया किसान आंदोलन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे, जैसे ही ब्रिटिशर्स जो है, ब्रिटिश राज जैसे ही राजस्थान में हुआ और उनका जो शक्ति है वो राजस्थान में बढ़ने लगी, जितने भी राजा थे वो इनके कंट्रोल में आने लगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वैसे वैसे क्या हुआ, राजस्थान की जो इकोनॉमिक तस्वीर थी और जो सोशल तस्वीर थी, वो एक उसमें जाने लगा, वो धीरे धीरे चेंज होने लगी। क्यों चेंज होने लगी? देखिए, आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है, अब डिपार्टमेंट की वर्किंग सबसे ज्यादा डिपेंड करेगी आपके अधिकारी पर और आपके मंत्री पर, मतलब अथॉरिटी पर। अगर अथॉरिटी चेंज होती है तो आपकी जो वर्किंग है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। ठीक है, नीचे लास्ट बंदे तक वो असर दिखाई देगा। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप ये बात समझेंगे। इसी तरह यहाँ पर ये हुआ कि राजा जो है वो किनके कहने कहने अनुसार चलने लगे, ब्रिटिशर्स के कहने अनुसार चलने लगे। और ब्रिटिशर्स की जो नीति थी, उन नीतियों के हिसाब से जो लास्ट मैन स्टैंडिंग था नीचे, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर लेबर हो, उस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट देखने को मिला। और वो इफेक्ट दो ही डायमेंशंस में बहुत व्यापक तौर पर नजर आया। पहला तो था आर्थिक, इकोनॉमिक डायमेंशन, और दूसरी थी सोशल डायमेंशन, जो अपनी समाज स्तर पे जो डायमेंशन, वो उसमें थोड़ा सा फंडामेंटल चेंज, एक बहुत ही व्यापक चेंज हमें वहां देखने को मिले। राजा जो थे, जो राज कर रहे थे अब तक, जिनको उम्मीद, जो प्रजा को अपना मानकर राज करते थे, प्रजा से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलने की कोशिश करते थे, वो राजा अब उनका जो मतलब इच्छा थी अपने प्रजा के साथ घुलने मिलने की या प्रजा का ध्यान रखने की, वो इच्छा खत्म हो गई। क्योंकि उन्हें पता था कि अब ब्रिटिशर्स की के आधिपत्य में वो सेफ हैं। कोई बाहर से राजा अटैक नहीं करेगा या यहाँ से भी आंदोलन नहीं होगा। दोनों ही तरफ से बचाने वाले कौन बैठे हैं? ब्रिटिशर्स बैठे। तो राजा जो हुए वो ऑटोक्रेटिक हो गए। यहाँ पर आपको समझ, पहला पैराग्राफ हमने यहाँ समझने की कोशिश की कि ब्रिटिशर्स के आने से किस तरह जो है वो फंडामेंटल चेंजेस आया इकोनॉमी में और समाज में। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर ये कहता है
कि राजा जो थे वो सेफ फील करने लगे ब्रिटिशर्स के अंडर में, और उनके सेफ फील करने से क्या हुआ, वो ऑटोक्रेटिक हो गए, वो अपनी ही मर्जी चलाने लगे, और उनको ध्यान नहीं रहे पीजेंट्री सब्जेक्ट्स। अब पीजेंट्री सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही व्यापक, यहाँ तो एक शब्द दो शब्दों में लिख दिया पीजेंट्री सब्जेक्ट, लेकिन पीजेंट्री सब्जेक्ट के अपन अंदर में जाएं तो उसमें आता है वेलफेयर ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट। ये जो लास्ट में जो लोग काम कर रहे हैं इनके वेलफेयर की बात यहाँ पर होती है। दूसरा, इरिगेशन फैसिलिटीज यहाँ पर देनी है। तीसरा, यहाँ पर लोन्स वगैरह अगर इन तक पहुंच रहे हैं तो वो बात करनी है। चौथा, रेवेन्यू को देखना है, रेवेन्यू अगर मानसून अगर कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, अकाल पड़ा है, तो रेवेन्यू पे किस तरह पड़ेगा, किस तरह से कम ज्यादा करना है, वो सारी चीजें जो पीजेंट्री सब्जेक्ट्स के अंदर आती थी उनसे मुंह मोड़ लिया किसने, राजाओं ने। उनको अब कोई फर्क नहीं पड़ता था कि एग्रीकल्चरिस्ट किस स्थिति में जी रहे हैं, क्योंकि वो तो सेफ हो गए ना। उनको तो यहाँ तो अधिकारी सेफ हो गया, राजा सेफ हो गए, ब्रिटिशर्स ऊपर बैठे हैं, ना कोई बाहर से आक्रमण करने देंगे ब्रिटिशर्स, ना मराठा आक्रमण होंगे, ना मुगल इन्वेजन होंगे, कुछ नहीं, ना पिंडारियों का अटैक होगा, और ना नीचे से कोई आंदोलन खड़ा होके राजा को पंचुत, कुछ नहीं होगा, सेफ है। जैसे ही राजा सेफ हुआ वैसे ही यहाँ एग्रीकल्चरिस्ट की हालत खराब हो गई, क्योंकि राजा ने पीजेंट्री सब्जेक्ट जो थे, किसानों से संबंधित जो भी मुद्दे थे उन पर ध्यान देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसके अलावा इधर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कॉटेज इंडस्ट्री को, जितनी भी कॉटेज इंडस्ट्री थी उनको खराब करने का डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम किया। इस तरह से खराब हुई कॉटेज इंडस्ट्री, जो कपास उगती थी और यहाँ पर पहुंचती थी, तो क्या होता था, कपड़े बनते थे और कपड़े यहीं इंडिया में यूज होते थे। लेकिन इंडस्ट्रीज को जो है वो कैप्चर किया गया ब्रिटिशर्स द्वारा, और बाहर से जो है वो कपड़े इंपोर्ट होने लगे। तभी वो स्वदेशी आंदोलन वगैरह वो सारी चीजें स्टार्ट हुई, और विदेशी चीजें जब यूज होने लगी, विदेशी कपड़े जब यूज होने लगे, तो इंडियन की जो इंडिजीनियस कॉटन इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। अब अगर इंडस्ट्रीज बर्बाद होगी तो इंडस्ट्री के जो लेबर्स हैं वो कहाँ आएंगे, वो एग्रीकल्चरिस्ट बनना शुरू करेंगे, वो अपने गांव वापस लौटेंगे, वो इंडस्ट्री से बाहर निकलेंगे और वापस खेती बाड़ी करना शुरू करेंगे। और इस स्थिति में क्या होगी, जो जमीन पर दबाव है, प्रेशर ऑन लैंड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग एक लैंड, एक पार्ट ऑफ लैंड को जोतने की कोशिश करेंगे, उसमें एग्रीकल्चर करने की पर दबाव जाएगा, और यहाँ किसानों की हालत तो पहले से ही खराब थी, और जो और आए उनकी भी हालत क्या हुई, खराब होने लग गई। आप देखिए कि किस तरह से एक जो किसान है जो अपने दिन भर मेहनत कर रहा है, वो डायरेक्टली तो मेहनत से परेशान हो ही रहा है। तो जो मॉनसून है, जो मिट्टी है, उन सब की चिंता तो है ही, बीज वगैरह फसल पैदावार की चिंता तो है ही, साथ में रेवेन्यू वो कैसे चुकाएगा राजा को, इसकी भी चिंता है। साथ में राजा जो और टैक्सेस लगा रहा है, ठीक है, या जागीरदार जो टैक्सेस लगा रहा है, आप देखेंगे कितने टैक्स लगते हैं। अभी आप देखने को मिलेगा कि बेटी की शादी हो रही है तो टैक्स लग रहा है, चवरी कर, और अगर राजा कोई अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रहा है तो टैक्स लग रहा है, तलवार बधाई कर। और इसी परेशानियों को धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो परेशानियां इतनी हो गई कि किसानों के पास सिर्फ एक मात्र साधन जो बचा वो बचा आंदोलन करने का। और इसी तरह आप देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में ये चीज़ें, डिसकंटेंट जो है वो शुरू हुआ, और 20वीं शताब्दी आते आते ये एक विस्फोट की तरह पूरे राजस्थान में फैला। और हर एरिया में, आप कोई सा भी एरिया देख लीजिए, वो अलवर हो, अलवर का निमूचना आप कहें, चाहे वो बेगू किसान आंदोलन हो, शेखावाटी किसान आंदोलन हो, आप देखेंगे कि हर जगह 1910, 1930, 1940 तक ये पूरे राजस्थान में व्यापक तौर से फैल गए, क्योंकि हर किसान की एक जैसी ही थी। ये जो हम यहाँ पर फैक्टर्स डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मूल परिवर्तन है हर जगह पर। बाकी चीज़ें वही है कि राजा को फर्क नहीं पड़ता कि एग्रीकल्चरिस्ट का जीवन कैसा है, राजा को फर्क नहीं पड़ता कि उनका वेलफेयर किया जाए। धीरे धीरे इंडस्ट्रीज बर्बाद हो रही है, और इंडस्ट्रीज के लेबर्स जो हैं वो भी किसानी करने पर मजबूर हो रहे हैं, अलग अलग टैक्स लगाए जा रहे हैं, और किसानों में क्या बढ़ रहा है, डिसकंटेंट बढ़ रहा है। और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंचेगा, पीजेंट मूवमेंट तक पहुंचेगा। आप देखेंगे अभी धीरे धीरे कैसे एक जगह पीजेंट मूवमेंट शुरू हुआ, और कब शुरू हुआ, और वो बढ़ता रहा, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, राजा नहीं सुन रहे, ब्रिटिशर्स नहीं सुन रहे, कमीशंस बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो भी किसी काम के नहीं है। इस तरह से राजस्थान में क्या हुआ, किसान आंदोलन जो है वो शुरू हुए। ये एक पृष्ठभूमि थी इस स्लाइड में आपको देखने को। अगर क्वेश्चन यहाँ है तो वो इस तरह से बनेगा कि राजस्थान में किसान आंदोलनों से पहले ब्रिटिशर्स और राजाओं की क्या नीति रही और किस तरह से किसान आंदोलन स्टार्ट हुए, वो चीज यहाँ पर इस स्लाइड से आप कर सकते हैं। अब ज्यादा समय ना गवाते हुए पॉइंट चलते हुए मैं शुरू करूंगा बिजोलिया किसान आंदोलन, जो इंडिया का, राजस्थान का ही नहीं,
इंडिया का भी सबसे बड़ा किसान आंदोलन था, सबसे लंबा किसान आंदोलन था। ये फॉर्मली तौर से 1897 में शुरू हुआ और आप देखेंगे कि 1941 में जाके खत्म हो रहा है। इसके अलग अलग फेजेस थे, अलग अलग फेज में अलग अलग लीडर्स थे, अलग अलग इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, और आप देखेंगे कि ये किस तरह से बढ़ते हुए भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन बना। गांधी जी ने इसके बारे में क्या कहा, इसके अलग अलग लीडर्स कौन हुए, 1894 में ऐसा क्या हुआ कि किसानों में डिसकंटेंट होते होते वो 97 में आंदोलन करने पर मजबूर हुए। भिजोरिया है कहां पर, वो सारी चीजें हम डिस्कस करना अब शुरू करेंगे। आपके सामने आपको दिख रहा है राजस्थान का एक नक्शा, जिसमें आपको जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और ये सारी चीजें, तमाम चीजें आपको देखने को मिल रही है। इसमें हम बात करेंगे बिजोलिया कहां पर है। ये जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है, अजमेर और उदयपुर के बीच में ये डिस्ट्रिक्ट आता है, जिसे कहलाते हैं भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। भीलवाड़ा में शाहपुरा अब अलग हो गया है, लेकिन उस समय की बात जो कर रहे हैं वो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जागीर हुआ करती थी, एक ठिकाना हुआ करता था, इंग्लिश में मैनार कहेंगे। और वो जो ठिकाना है, वो उस ठिकाने का नाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। साक्षी बना सिर्फ राजस्थान का, भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन। ये भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एक ऐसी जगह पर स्थित था कि यहाँ पर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती थी किसानों के साथ, तो किसान माइग्रेट कर जाते थे पास वाले प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश का जो एरिया आता है वहां पर माइग्रेट। आपको समझ में आया? अभी के स्तर पे हम बात करें, ये है भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। लेकिन उस टाइम कौन से राजा का यहाँ शासन था? उदयपुर। उदयपुर कहाँ आता है? मेवाड़ में। मेवाड़ के अंदर बिजोलिया एक जागीर थी, और मेवाड़ के राजा कौन थे उस टाइम? फतेह सिंह। कौन थे? फतेह सिंह जी। उदयपुर के मतलब मेवाड़ के अंदर बिजोलिया एक जागीर, जो वर्तमान समय में भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वहां के राजा फतेह सिंह थे। और ये ज्योग्राफिकल लोकेशन मैंने आपको समझा दी। Geographical design of this Thikana was such that the farmers could migrate to the neighboring border state with great ease during the peasant movement. जब आंदोलन हुआ, किसान त्रस्त हुए, तो कुछ किसानों ने तो आंदोलन का रास्ता अपनाया, और कुछ किसान जो ज्यादा परेशान थे वो कहाँ चले गए? मध्य प्रदेश में मिग्रेट कर गए। क्योंकि सबसे ज्यादा काम, जो सबसे ज्यादा ऑक्यूपेशन जिसे कहें, या ब्रेड और बटर को अर्न करने का जो साधन था, वो सिर्फ एक था। क्या था? एग्रीकल्चर। हालांकि आज भी यही है। उस समय 70% से ज्यादा लोग जो है वो किसानी पर, खेती पर, कृषि पर आधारित थे। और आप समझ सकेंगे सबसे पहले आपको अगर बिजोलिया मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, तो इसकी लोकेशन के बारे में, उस टाइम राजा कौन थे, उस समय की स्थिति क्या थी, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर समझाने की। बिजोलिया ठिकाना था एक, जो कि उदयपुर मेवाड़ के अंदर आता था। वर्तमान समय में ये भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। मेवाड़ नरेश उस टाइम फतेह सिंह हुआ करते थे। किस टाइम की बात कर रहे हैं हम? 1890 की बात कर रहे हैं। इस जगह पर सबसे ज्यादा जो ब्रेड एंड बटर कमाने का साधन था, वो क्या था? एग्रीकल्चर था। अगर सोशल बेसिस की बात करें, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कास्ट जो थी वो कौन सी थी? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा किसान बिजोलिया किसान आंदोलन में कौन से कास्ट से आते थे, कौन सी जाति से आते थे? हालांकि इस तरह के क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा पर बात करना जरूरी है इस आंदोलन को अच्छे से, इस आंदोलन की आत्मा तक को समझने के लिए, कि धाकड़ कास्ट के जो लोग थे वो यहाँ पर इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। और ये जो लोग थे, ये ये अपनी लेबर के लिए जाने जाते थे, अपनी मेहनत के लिए जाने जाते थे, अपनी एफिशिएंसी के लिए जाने जाते थे। ये कास्ट जो थी, इसका ताना बाना, सोशल ताना बाना अगर अपन देखने की कोशिश करें, तो बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड थी, और पंचायत सिस्टम में इनका बहुत ही ज्यादा फेथ था। ठीक है, जैसे आज हमारा जुडिशरी पर फेथ है, वैसे ही उस टाइम धाकड़ कास्ट जो बिजोलिया जागीर में ज़्यादा होती थी, लेबर और एफिशिएंसी के लिए जाने जाते थे, एग्रीकल्चर उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन था, वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते थे, ऑर्गेनाइज्ड थे, और पंचायत सिस्टम में उनका बहुत ज़्यादा फेथ था। तो आपको एक बिजोलिया जागीर की पृष्ठभूमि समझ आ गई। सबसे ऊपर कौन बैठे हैं यहाँ पर? मेवाड़ नरेश। कौन? फतेह सिंह जी। फतेह सिंह जी से नीचे यहाँ पर जागीरदार बैठे हुए हैं। ठीक है, और जागीरदार से नीचे कौन है? किसान है, और ये किसान आंदोलन कर रहे हैं इनके खिलाफ। ये किसान कौन सी कास्ट से जुड़े हुए हैं? धाकड़ कास्ट से। ठीक है, और ये धाकड़ कास्ट बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, और इनके ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही आप देखेंगे कि बिजोलिया किसान आंदोलन लगातार बिना किसी विघ्न के लगातार चलता रहा। नए लीडर्स इसमें जुड़ते रहे, आगे से आगे जो है प्रोग्रेस, एक मोमेंट किस तरह से अपने
चाइल्डहुड से जवानी की तरफ जाता हुआ बुढ़ापे तक जाएगा। उस तरह से आप देखेंगे इसको कि किस तरह से 1897 से लेकर 1941 तक एक जनरेशन ही बीत जाती है। इतने समय तरह का यह सिस्टम पर हुआ। समझ आई बात? तो एक बिजोलिया जो जगह है उसकी पृष्ठभूमि आपको समझ में आती है। और यहाँ फतेह सिंह जी के ऊपर कौन थे? ब्रिटिशर्स। ठीक है, जागीरदारों ने यहाँ पर टैक्स लगा रखा था। पृथ्वी सिंह, सीधा सीधा नाम यहाँ पर आएगा, आगे आप लेक्चर में ही पढ़ेंगे। पृथ्वी सिंह थे जागीरदार, कृष्ण सिंह थे जागीरदार, और उसके बाद केसरी सिंह जागीरदार हुए। इन्होंने यहाँ पर अलग अलग टैक्स लगाए। कौन से टैक्स थे, क्यों वो टैक्स लगे, किस तरह यहाँ पर जनता ने आक्रोश प्रकट किया, जनता क्या कहूँ मैं, किसानों ने आक्रोश प्रकट किया, वो सारी चीजें हम यहाँ पर समझने की करेंगे आगे। अभी के लिए इस स्लाइड में हमने क्या समझने की, बिजोलिया कहाँ था, उस पर शासन कौन कर रहा था, ये कौन से समय की बात है, ये ज्योग्राफी का किस तरह की है, ऑक्यूपेशन वहाँ पर क्या हो रहा है, सोसाइटी में कास्ट कौन सी है, कास्ट किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, और पंचायत सिस्टम में उनका कितना। आज समझ आ गई? आगे चले। आगे हम देखते हैं कि 1894 क्या होता है कि एक जागीरदार होते हैं 1894 में। अभी तक किसान आंदोलन शुरू नहीं हुआ है, किसान आंदोलन शुरू होगा 1897 में। राव गोविंद दास जी की मृत्यु होती है, और जितने भी जागीरदार थे उनमें और किसानों के बीच में थोड़ी सी बिटरनेस, वहां पर कटु संबंध वहां पर होना शुरू होते हैं 1894। हालांकि फॉर्मली आंदोलन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन यहीं से रिश्ते बिगड़ने की जो एक नींव थी वो रखी जा चुकी है। ठीक है, और बाद में आप देखेंगे कि यही जो कटु संबंध थे, यही बिजोलिया किसान आंदोलन की नींव इन्होंने रखी। और आगे 1897 से लेकर 1915 तक फर्स्ट फेज ऑफ किसान आंदोलन जो है शुरू हुआ। 1894 राव गोविंद दास जी की मृत्यु हुई, जागीरदारों और किसानों के बीच में कटु संबंध स्थापित हुए, बिजोलिया किसान आंदोलन की नींव रखी गई। किसान आंदोलन शुरू होता है 1897 से और चलता है 1915 तक। ये है फर्स्ट फेज। ठीक है, 1897 से लेकर 1915 तक फर्स्ट फेज ऑफ बिजोलिया किसान। 1915 से लेकर 1923 तक क्या चलता है? सेकंड फेज ऑफ किसान आंदोलन। और 1923 से लेकर 1941, अमूमन भारत आज़ाद होने का ही समय आ गया और 6 साल बाद भारत का, इस समय तक किसान आंदोलन चलता है। 1897 से लेकर 1915 में किसान आंदोलन की तासीर कुछ अलग तरीके से चलती है। 1915 से 1923 तक सेकंड फेज चलता है, लीडर्स बदले जाते हैं, अप्रोच बदली जाती है, और अपनी वृद्ध अवस्था के समय में 1923 से लेकर 1941 तक थर्ड फेज ऑफ किसान आंदोलन चलता है। अगर फर्स्ट फेज की बात करें तो इस पीरियड में 1897 से लेकर 1915 तक ये जो किसान आंदोलन था, ये लोकल पीपल के द्वारा जो है, लीडर्स जो थे वो लोकल पीपल थे, आम जन ही, आम किसानों ने ही यहाँ पर लीडरशिप अपनाई। इसीलिए ये जो किसान आंदोलन था 1915 तक वो इतना इफेक्टिव नहीं हो पाया। इसीलिए मैं इस किसान आंदोलन को, ये मेरा खुद का मानना है कि चाइल्डहुड स्टेज थी, ठीक है, इस आंदोलन की, क्योंकि लोकल लोग थे, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था, वो नेशनल लेवल तक भी इस बात को नहीं पहुंचा पाए। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि अपने राजा तक इन्होंने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, फतेह सिंह जी तक अपनी बात पहुंचाने, लेकिन फतेह सिंह जी ने उस बात को माना नहीं, सुना अनसुना कर दिया। वो आप देखेंगे आप सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में। इस वजह से हम इसको चाइल्डहुड स्टेज ऑफ बिजोलिया किसान आंदोलन कहेंगे, 1897 से लेकर 1915 तक। सेकंड फेज की बात करते हैं अगर इस मूवमेंट की, तो सेकंड फेज जो जवानी है 1915 से लेकर 1923 तक, इसमें ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और नेशनल लेवल तक पहुंचता है। किसकी मदद से? क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप की मदद से। विजय सिंह पथिक का नाम लेना यहाँ पर बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि विजय सिंह पथिक ही वो लीडर हैं जिन्होंने इस किसान आंदोलन को नेशनल लेवल तक, महात्मा गांधी जी तक, या प्रताप न्यूज़पेपर की सहायता से, जो गणेश शंकर विद्यार्थी का था, उसकी सहायता, जो कानपुर से पब्लिक सहायता से, राष्ट्रीय स्तर पर इस किसान आंदोलन को आवाज उठाई। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पर बिजोलिया किसान आंदोलन हर देश के हर व्यक्ति तक ये बात पहुंची हुई थी कि राजस्थान के मेवाड़ राजवंश में इस बिजोलिया किसान आंदोलन। सेकंड फेज की बात करें 1915 से लेकर 1923 तक, दिस पीरियड ऑफ द मूवमेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यूरिंग दिस पीरियड द मूवमेंट वाज कंडक्टेड बाय क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। भूप सिंह जी किसका नाम है? विजय सिंह पथिक जी का ही नाम है, और उन्होंने इस पर्टिकुलर आंदोलन को नेशनल लेवल तक पहुंचा। नाउ दिस मूवमेंट वाज कनेक्टेड टू द नेशनल मेन स्ट्रीम, और नेशनल मेन तक कनेक्टेड कैसे हुआ? महात्मा गांधी तक ये खबर पहुंची।
महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन पर कमेंट किए, वो हम आगे पढ़ेंगे। हालांकि वो डायरेक्टली इनमें इन्वॉल्व नहीं हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी मदद। गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कानपुर से एक पत्रिका, एक न्यूज़पेपर पब्लिश होता था जिसका नाम था प्रताप। विजय सिंह पथिक ने उस लगातार प्रताप में कॉलम छपते थे बिजोलिया किसान आंदोलन मूवमेंट। तो ये जो स्टेज थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके बारे में हम अलग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तीनों फेज को हम स्पेशली पढ़ेंगे। पहला फेज 1897 से लेकर 1915 तक, दूसरा फेज 1915 से लेकर 1923 तक, और तीसरे फेज की बात मैं करूं तो वो फॉल ऑफ द मूवमेंट था, वो वृद्ध अवस्था थी मूवमेंट की। उसमें कुछ बातें मान ली गई, कुछ बातें नहीं मानी गई, और वो जो किसान आंदोलन का तीसरा फेज था वो खत्म होता है 1941 में। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि किसान आंदोलन शुरू कब हो रहा है? 1897 में। 1897 से 1915 तक जा रहा है, 1915 से 1923 तक जा रहा है, और 1923 से 1941 में आके ये खत्म हो रहा है। फर्स्ट फेज, ये सेकंड फेज, और ये थर्ड फेज। बात समझ में आ गई यहां तक? अब हम पढ़ने की कोशिश, और हर साल कैसे कैसे चीजें बदलती रही। महाराणा फतेह सिंह जी ने क्या किया, पृथ्वी सिंह जी ने क्या किया। पृथ्वी सिंह जी के बाद आए कृष्ण सिंह जी। सबसे पहले कृष्ण सिंह जी आए, उन्होंने कौन से टैक्स लगाए? कृष्ण सिंह जी के बाद आए पृथ्वी सिंह जी, उन्होंने कौन से टैक्स लगाए? तलवार बधाई कर हुआ पृथ्वी सिंह जी के टाइम पर। और पृथ्वी सिंह जी के बाद आए केसरी सिंह जी। इन सब के जो टैक्सेस थे उन्होंने किसानों की कमर तोड़ दी। किस तरह से ये वृतांत होता है एक कहानी के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप उसको कहानी के तौर पर समझें, लेकिन आंसर राइटिंग में उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखने की कोशिश करें, वो भी हम पे भी बात करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ये चीज़ें समझ में आ गई। आगे बढ़े, 1897 में वापस चलते हैं। आपको एक जो ढांचा है पूरे किसान आंदोलन का, एक स्केलेटन जो है वो मैंने यहाँ पर बता दिया कि ये स्केलेटन है। अब इसमें जो है हम कंटेंट भरने की कोशिश करते हैं कि 1897 से 1915 तक क्या हुआ फर्स्ट फेज में, 1915 से 1923 तक क्या हुआ सेकंड फेज में, और 1923 से 1941 तक क्या हुआ थर्ड फेज में। फतेह सिंह जी की भूमिका, उसके बाद कृष्ण सिंह जी की भूमिका, पृथ्वी सिंह जी की भूमिका, केसरी सिंह जी की भूमिका, अलग अलग लीडर्स, चाहे वो साधु सीताराम दास जी हों, चाहे वो विजय सिंह पथिक जी हो, और बाद में एंड ऑफ द आंदोलन था उसमें कितने एक्सपीरियंस्ड क्वालिफाइड लीडर्स हुए, उन सब के बारे में हम बात शुरू करते हैं 1897 में गिरधारीपुरा विलेज में होने वाले एक वृतांत से। 1897 में क्या होता है कि बहुत सारे किसान जो हैं, बहुत सारे फार्मर्स कौन सी जाति के हैं? धाकड़ जाति के हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? बिजोलिया ठिकाना की बात कर रहे हैं। बिजोलिया ठिकाना कहाँ पर था? मेवाड़ के अधीन था। गिरधारीपुरा नामक एक विलेज में, जो बिजोलिया के अंतर्गत आता है। कौन सा विलेज? गिरधारीपुरा नामक एक विलेज में बहुत सारे किसान जो है वो यहाँ पर एकत्रित होते हैं। ये एआई की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एआई जनरेटेड फोटोज हैं सारी, ठीक है, कुछ रियल फोटोज भी हैं, बाकी ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये देखिए ये साइन आ रहा है ताकि इससे आपको एक विजुअलाइजेशन मिल सके, ठीक है। ये जो सीन है ये क्या हो रहा है? बिजोलिया ठिकाने के अंदर गिरधारीपुरा विलेज में सारे किसान, ये जो भी हैं, ये कौन है? ये किसान है, ये यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ठीक है। किसी की डेथ हो जाती है तो उस डेथ रिचुअल में इकट्ठे होते हैं, और ये समय कौन सा है? 1897 का, वो समय जहां से किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो स्टार्ट हुआ। यहां पर क्या होता है? यहां पर सारे किसान जितने भी त्रस्त थे, सरकार की जो राजा थे, जो जागीरदार थे, उनके जितनी भी एट्रोसिटीज थी, एक्सप्लॉयटेशन था, वो सारी उनकी सफरिंग्स जो है वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। Here the farmers suffering from atrocities and exploitation of the manor यानी ठिकाना consulted each other, उन्होंने सबसे एक दूसरे से बात की, और बात करने के बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे। देखिए आपको एक बार मैं हायरार्की समझा देता हूँ। ये मेवाड़ है, और मेवाड़ के अंदर ये ठिकाना है बिजोलिया। डन, जैसा कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में यहाँ पर बताया था। ये देखिए, ये पूरा राजस्थान है, और ये जो इलाका है ये पूरा मेवाड़ का है, और मेवाड़ के अंदर एक ठिकाना है, कौन सा? बिजोलिया, ठीक है। मेवाड़ के महाराजा कौन है? फतेह सिंह जी। मेवाड़, इस पूरे मेवाड़ का हेड कौन है? फतेह सिंह जी। फतेह सिंह जी के अंडर में आता है ये ठिकाना। इस ठिकाने के जागीरदार कौन है? मान लीजिए अभी पृथ्वी सिंह है, ठीक है। कृष्ण सिंह है पहले, बाद में पृथ्वी सिंह आएंगे, फिर केसरी सिंह आएंगे। पहले कौन है? कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह जी यहाँ के जागीरदार हैं। वो यहाँ पर किसानों पर जो है एट्रोसिटीज और एक्सप्लॉयटेशन वो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर वगैरह लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा टैक्सेस हैं, लाग बाग है, लाता कुंता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो अपने जागीरदार के खिलाफ वो सीधे ये कोशिश करते हैं कि हम फतेह सिंह जी से, महाराणा फतेह सिंह जी से जाके मिलें, और अपनी व्यथा जो है
वो यहाँ पर सुनाए। ठीक है, तो ये जो किसान हैं, ये देखिए इतने सारे किसान जो है ये मेवाड़ जाते हैं और मेवाड़ जाके मिलने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर बैठे हैं सामने तख्त पर महाराणा फतेह सिंह जी, महाराणा फतेह सिंह जी से जाके मिलने की कोशिश करते हैं। इनके जो लीडर होते हैं, ये जो यहाँ पे दो लोग खड़े हुए हैं जो लीडर्स ऑफ इतने सारे किसान हैं, उनका नाम है नानाजी पटेल, नानाजी पटेल और ये लीडर जो है वो यहाँ पर महाराणा फतेह सिंह जी के पास आते हैं। डन। और यहाँ आने के बाद बहुत दिनों तक वो इसी जुगाड़ में रहते हैं कि वो कैसे भी महाराणा फतेह सिंह जी से मिल सके, लेकिन महाराणा उनसे इतनी आसानी से नहीं मिल पाते। बहुत दिनों तक मेवाड़ में भटकने के बाद ये मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज होती है। यहाँ पर नानाजी पटेल और ठाकरी पटेल, दूसरे कौन थे, ठाकरी पटेल, जो नेता हैं, जो लीडर हैं इस किसान आंदोलन के इनिशियली। ठीक है, साधु सीताराम दास जी भी आएंगे, लेकिन ये दो लोग जो हैं ये जाकर महाराणा फतेह सिंह जी से मिलने की कोशिश इन्होंने की। ये बहुत दिनों तक मिल नहीं पाए। उसके बाद जब ये महाराणा फतेह सिंह जी से मिले तो उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई कि साहब हमारा हम बिजोलिया ठिकाने से है और बिजोलिया ठिकाने में हम किसान हैं, इतनी उपज हो नहीं पाती है। लेकिन फिर भी ये समय कौन सा है, 1897 का। ठीक है, 1897 में ये नानाजी पटेल, ठाकरे पटेल महाराणा फतेह सिंह जी के पास आए, अपनी व्यथा सुनाई कि हम बिजोलिया ठिकाने से है, हम किसान हैं और हमारी व्यथा सुनो, हम बहुत परेशान हैं। जो हमारे जागीरदार हैं वो बहुत सारे कर हम पे लगा दिए हैं, हमारी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम इतने कर चुका सकें, तो कुछ निर्णय लिया जाए। लेकिन यहाँ पर महाराणा फतेह सिंह जी द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। ठीक है, ये अभी तक हमने यहाँ पढ़ा। क्या रीजन क्या है, पूरी प्रॉब्लम की जो जड़ है वो क्या है, वो है टैक्स, कर, विभिन्न प्रकार के कर। और आप देखेंगे कि कैसे एक के बाद एक कर और बढ़ते गए। किस तरह से अभी तो सिर्फ लाग बाग चल रहा है, लाता गुंदा चल रहा है, उसके बाद अब चवरी कर लगेगा, उसके बाद तलवार बधाई कर लगेगा, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो दे डिसाइडेड दैट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स किसको, उसको बताया मैंने, दो रिप्रेजेंटेटिव हैं। कौन कौन है, नानाजी पटेल और ठाकरी पटेल, शुड गो टू उदयपुर। उदयपुर में ही रहते हैं महाराणा फतेह सिंह। कहाँ से आ रहे हैं ये, बिजोलिया ठिकाने से आ रहे हैं। कहाँ पर जा रहे हैं, उदयपुर जा रहे हैं। किससे मिलने जा रहे हैं, महाराणा फतेह सिंह जी से मिलने जा रहे हैं। किस वजह से जा रहे हैं, जस्टिस के लिए, कि न्याय दो, इतने सारे करों को हटाओ, हम कर के बोझ तले दबे हुए हैं। हमारी जितनी भी फसल होती है उसका 80% लगभग जो उपज है, प्रॉफिट है, वो सारा करों में जा रहा है। तो हमें क्या दो, हमें न्याय दो। न्याय की मांग के लिए नानाजी पटेल, ठाकरे पटेल जो है वो यहाँ पर उदयपुर आए महाराणा फतेह सिंह जी से मिलने के लिए। वो यहाँ पर फतेह सिंह जी से मिलते हैं, उन्हें अपनी बात बताते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है एक्सप्लॉयटेशन की और वो सारी वो यहाँ पर डिस्कस होती है। लेकिन दिस कॉल वॉज इन वेन, कोई उसका आउटकम, कोई रिजल्ट जो है वो यहाँ पर नहीं निकलता, सब कुछ जीरो हो जाता है। उनका मेवाड़ आना, उनका उदयपुर आना, महाराजा फतेह सिंह से मिलना उसका कोई आउटकम नहीं निकलता है। और इस आउटकम ना निकलने की वजह से द इनएक्शन एंड एपैथी अडॉप्टेड बाय द प्रिंसली गवर्नमेंट एनकरेज द किंग ऑफ बिजोलिया टू अडॉप्ट एन एंटी फार्मर पॉलिसी। मतलब पॉइंट ये रहता है कि यहाँ पर सारी चीज़ें महाराणा फतेह सिंह जी को पता थी, सब कुछ उन्हें अवगत होने के बाद भी उन्होंने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल कोई एक्शन नहीं लिया। ये जो इनएक्शन था, ये जो एपैथी थी, ये जो सिंपैथी का ना होना, उनकी बातों को ना समझना, ना कोई एक्शन लेना, ये प्रूव करता है कि जो वो है वो एंटी फार्मर है। और उस एंटी फार्मर की वजह से जो बिजोलिया के जो राजा थे, बिजोलिया ठिकाने के जो जागीरदार थे, एक तरह से बोला जाए, वो भी यहाँ पर एंटी फार्मर पॉलिसी अपनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि जब किसानों का कोई करता धरता, कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई धनी धोरी ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, कुछ आउटकम नहीं निकलेगा। तो इस वजह से क्या होता है, जो टैक्सेस ऑलरेडी चल रहे थे वो और टैक्सेस जो है वो यहाँ पर लगा दिए जाते हैं। द फार्मर्स ऑफ बिजोलिया वर ऑलरेडी बर्डनड ऑफ वेरियस काइंड ऑफ टैक्सेस, और कुछ टैक्स और लगा दिए जाते हैं। कौन से लगाए जाते हैं, कब लगाए जाते हैं, 1903 में एक टैक्स लगाया जाता है। बिजोलिया ठिकाने के जो राजा थे, जो जागीरदार जिनको कहते हैं, जो हेड थे, जो सारे टैक्स लगा रहे थे, उनका नाम था राव कृष्ण सिंह। ठीक है, राव, सबसे पहले आपको एक क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। सबसे पहले कौन आया, कृष्ण सिंह जो थे वो थे बिजोलिया के जागीरदार। उसके बाद कृष्ण सिंह के बाद आए पृथ्वी सिंह, और पृथ्वी सिंह के बाद आए केसरी सिंह। ठीक है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इनके
कृष्ण सिंह के कार्यकाल में क्या हुआ, उसके बाद पृथ्वी सिंह ने कौन कौन से टैक्स लगाए, उसके बाद केसरी सिंह जी ने कौन कौन से टैक्स लगाए, वो सारी बात होगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, 1903 में राव कृष्ण सिंह जी ने एक टैक्स लगाया जिसका नाम था चवरी कर। चवरी कर क्या होता है? चवरी, ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करना। जब भी बिजोलिया ठिकाने में किसी कोई व्यक्ति अपनी डॉटर की शादी करेगा तो उसको क्या देना पड़ेगा? एक टैक्स देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? राव कृष्ण सिंह जी को देना पड़ेगा। कितना टैक्स देना पड़ेगा? एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि चवरी कर होता क्या है, किसने लगाया। सबसे पहले तो कौन सा टैक्स लगाया गया? चवरी कर लगाया गया। ठीक है, किसने लगाया? राव कृष्ण सिंह जी ने लगाया। राव कृष्ण सिंह जी कौन थे? बिजोलिया ठिकाने के जागीरदार थे। ये टैक्स कब लगाया गया? 1903 में लगाया गया। किसके ऊपर लगाया गया? जितने भी बिजोलिया ठिकाने के अंदर रेसिडेंट्स थे वो जब भी अपनी पुत्री की शादी करेंगे तो उन्हें राव कृष्ण सिंह जी को एक टैक्स देना पड़ेगा, जिस टैक्स का नाम था चवरी कर, चवरी टैक्स। कुछ किताबों में तो यह उल्लेखित है कि 13 रुपए वो चवरी टैक्स था। ठीक है, कुछ किताबों में उस टैक्स को 5 रुपए बताया गया है। डन। यहां पर आरबीएससी बोर्ड की किताब में भी ये लिखा हुआ है कि 13 रुपए था, लेकिन कुछ किताबों में 5 रुपए भी बताया गया है। मतलब जब भी कोई किसान अपनी बेटी की शादी करेगा किसी और उससे, किसी और ग्रूम से, जब ब्राइड की शादी होगी तो वो ब्राइड का जो फादर है, जो किसान है, वो राव कृष्ण सिंह जी को 13 रुपए चवरी करके उसमें देगा। साथ ही साथ जो लड़का है, ठीक है, वो भी यहाँ पर कृष्ण सिंह जी के सामने जाएगा और अपना उनका आशीर्वाद लेगा। अब इस करके, अब 13 रुपए 1903 में बहुत ज्यादा बड़ी रकम होती थी। आज के मान लीजिए लाख रुपए के बराबर उस समय के 13 रुपए होते थे। ठीक है, तो 13 रुपए जमा कराने पड़ेंगे पुत्री की शादी करने पर। अब इससे जो है वो किसान बहुत ज्यादा खफा हो गए कि भाई हम शादी कर रहे हैं और उसमें भी हम राव कृष्ण सिंह जी को टैक्स थे। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम्स थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। ये देखिए, अब ये फोटो मैंने क्यों लगाई, ये भी एआई जनरेटेड फोटो है। ये लड़की किसकी है? ये लड़की बिजोलिया के किसान की है। और जब इस लड़की की शादी किसी भी अन्य पुरुष से होगी, आइदर बिजोलिया का लड़का हो या बाहर का लड़का हो, इस लड़की के पिताजी को, राव कृष्ण सिंह जी को 13 रुपए कर देना पड़ेगा, जिस कर का नाम है चवरी टैक्स। ठीक है, और ये लड़का जो है, ये लड़का जाएगा कृष्ण सिंह जी के दरबार में, और कृष्ण सिंह जी के दरबार में जाने के बाद उनका आशीर्वाद लेगा। देन एवरी पर्सन हैड टू डिपॉजिट 13 रुपीज। कुछ किताबों में क्या लिखा हुआ था? कुछ किताबों में ये पैसे 5 रुपए भी लिखे हुए थे कि हर व्यक्ति जो अपनी बेटी की शादी करेगा वो राव कृष्ण सिंह जी को 1903 के बाद 13 रुपए जमा कराएगा चवरी कर के रूप में। ठीक है, अगर ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ हिज डॉटर, जब भी अपनी बेटी की वो शादी करेगा। इसके अलावा एक और शर्त थी। एक शर्त तो होगी, अगर बिजोलिया ठिकाने में किसी लड़की की शादी हो रही है तो उस लड़की के पिताजी 13 रुपए देंगे। प्लस दूसरी शर्त है कि जो ग्रूम है, जो लड़का है, वो राव साहब के पास जाएगा। राव साहब कौन? राव कृष्ण सिंह जी, और उनसे उनका आशीर्वाद लेगा। अब इस ये जो आउटरेजियस टैक्स था, इसके खिलाफ किसानों ने जो है वो आवाज उठाई, बहुत ज्यादा उनका एंगर था। लेकिन उन्होंने जो तरीका अपनाया, उन्हें पता था कि अगर हम फतेह सिंह जी के पास जाएंगे, महाराणा के पास जाएंगे, भाई ये किसान है, खूब सारे किसानों के ऊपर यहाँ पर राव कृष्ण सिंह जी है, राव कृष्ण सिंह, जिन्होंने 1903 में चौरी कर लगाया। और यहाँ पर मेवाड़ राज्य के हेड है फतेह सिंह जी। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि फतेह सिंह जी के पास भी अगर किसान जाते हैं तो कोई आउटकम नहीं निकलेगा, क्योंकि ऑलरेडी नानाजी पटेल और ठाकरे पटेल 1897 में महाराणा फतेह सिंह जी के पास गए थे। बड़ी मुश्किल से फतेह सिंह से भेंट हुई थी और उसका आउटकम कुछ नहीं निकला था। तो उन्होंने क्या, अब किसानों ने क्या इसका रास्ता चुना? उन्होंने कहा कि हम साइलेंटली, मौन रूप से इस टैक्स का विरोध करेंगे। ठीक है, ये 13 रुपए हम कृष्ण सिंह जी को नहीं देंगे, और नहीं देने का जो तरीका है वो साइलेंट रहेगा, कि हम मौन तरीके से उसका विरोध करेंगे। अगर पैसे कृष्ण सिंह जी को नहीं देने हैं चवरी टैक्स के रूप में, तो उसका एकमात्र साधन यह है कि आप अपनी बेटी की शादी ही ना करो। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम बिजोलिया ठिकाने के किसानों ने उठाया कि हम अपनी बच्चियों की शादी ही नहीं करेंगे। और इस तरीके से 2 साल तक बिजोलिया राज्य में, बिजोलिया जो जागीर थी, बिजोलिया जो ठिकाना था, वहां पर किसी भी लड़की की शादी 2 साल तक नहीं हुई। ये उस आउटरेजियस टैक्स के खिलाफ जो एंगर था वो इस तरह से फूटा।
एंड आगे चलें, दे डिड नॉट मैरी देयर डॉटर्स फॉर 2 years, 2 साल तक अपनी बच्चियों की शादी जो है वो बिजोलिया ठिकाने के लोगों ने नहीं की। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आफ्टर दिस, ये थोड़ा सा लिखा हुआ है लेकिन यहाँ बीच में एक वृतांत है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा ताकि आपको और थोड़ा सा जो एट्रोसिटीज हैं किसानों के प्रति बिजोलिया में जो हुई वो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो क्या होता है, यहाँ पर ये हुआ, ठीक है, महाराणा महाराणा फतेह सिंह जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। महाराणा फतेह सिंह जी के एक्शन ना लेने के बाद राव कृष्ण सिंह जी ने 1903 में कर लगा दिया। किसके ऊपर लगा दिया? किसानों के ऊपर लगा दिया, चवरी कर। ठीक है, उसके बाद किसानों ने उसके खिलाफ, गुस्सा तो था लेकिन कोई आवाज नहीं उठाई, चुप रहकर उसका विरोध करने की कोशिश की, कोई किसी की शादी नहीं की। ठीक है, 2 साल तक बिजोलिया ठिकाने में किसी की शादी ना होने के बाद बिजोलिया के किसानों ने, ये देखिए फोटो यहाँ आपको देखने को मिल रही है, बिजोलिया ठिकाने के जो किसान है, ये एक किसान है, ये दूसरा किसान, ये तीसरा एआई जनरेटेड फोटो है, चौथा किसान, ये अपनी पुत्रियों के साथ राव कृष्ण सिंह जी के दरबार में गए। ये हवेली है राव कृष्ण सिंह जी की, ये बिजोलिया ठिकाने के अंदर ही बिजोलिया के जो जागीरदार हैं राव कृष्ण सिंह जी, उनके पास ये लोग जाते हैं और उनके पास जाके कहते हैं, हुकुम, ये जो कर है इसको हटाओ, हमने 2 साल से अपनी बच्चों की शादी नहीं की है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम बच्चों की शादी भी करें और आपको चवरी कर भी दे, हम चवरी कर देने में असमर्थ हैं। तब राव कृष्ण सिंह जी ने बहुत ही इनह्यूमन तरीके से यहाँ पर बात करते हुए ये कहा कि मुझे तो आपके पास पैसे हो या ना हो, अगर आप अपनी पुत्रियों की शादी कर रहे हो तो आप कैसे भी ये कर जमा कराओ, चाहे अपनी पुत्रियों को बेच दो। ये जो निर्लज बात राव कृष्ण सिंह जी ने की, इसके बाद किसानों को बड़ा गुस्सा आया और किसान अपने लाव लश्कर, अपने साजो सामान के साथ बिजोलिया ठिकाने को छोड़कर ग्वालियर की तरफ जाने लगे। उन्होंने निर्णय लिया कि इस धरती पर हमें नहीं रहना, अब हम ग्वालियर की तरफ जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी यहाँ पर इस नक्शे में बताया है कि ये जो बिजोलिया ठिकाना था ये बिल्कुल बाउंड्री पर था। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो निकल के और जितने भी किसान थे जो आहत हुए थे राव कृष्ण जी की उस बात से कि मुझे तो चवरीकर चाहिए, चाहे आप इसके लिए कुछ भी करो, तो उसके बाद किसानों ने निर्णय लिया कि हम चवरी कर तो नहीं देंगे, हम देने में असमर्थ हैं। तो पहले असमर्थ थे तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम बच्चों की शादी ही नहीं करते हैं। और जब ये फाइनल हो गया कि भाई राव कृष्ण जी तो कर लेके ही मानेंगे शादी होने पर, तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है, इस कर को देने से अच्छा है कि हम बिजोलिया छोड़कर ग्वालियर चले जाएं। बड़ी संख्या में किसानों ने यहाँ से पलायन किया और वो बिजोलिया छोड़कर कहाँ जाने लगे? ग्वालियर जाने लगे। जब इस बात का पता कृष्ण सिंह जी को चला तो कृष्ण सिंह जी ने कहा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, जो 13 रुपए मिलने थे वो अब जीरो हो जाएगा, कुछ भी नहीं है और लोग पलायन कर रहे हैं। और हाँ, मेरी बात भी गलत थी, मैंने जो उनको कहा, शक्ति के घमंड में क्या है, आदमी बिल्कुल उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो बहुत उल्टी सीधी बातें करता है। ठीक है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। आफ्टर दिस राव मेड सम नॉमिनल concessions but instead of being satisfied the farmers took it as a realization of their power। कुछ यहाँ पर नॉमिनल कंसेशंस दिए गए और जो किसान थे वो सेटिस्फाई अभी भी नहीं हुए, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति का पता चला कि हम कैसे भी जागीरदार को मना सकते हैं, अपनी मांगे जो है वो मनवा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये राव कृष्ण सिंह जी का जो चैप्टर है वो खत्म होता है। ठीक है, राव कृष्ण सिंह जी ने 1903 के आसपास कौन सा कर लगाया था? चवरी कर लगाया था। अब इसके बाद राव कृष्ण सिंह जी के बाद कौन आते हैं? राव पृथ्वी सिंह। राव पृथ्वी सिंह कौन होते हैं? राव पृथ्वी सिंह जो होते हैं वो राव कृष्ण सिंह जी के खास घनिष्ठ संबंधी होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो ये अब बिजोलिया के जागीरदार बनते हैं और जब ये जागीरदार बनते हैं तो महाराणा फतेह सिंह जो होते हैं वो इनसे कुछ पैसे लेते हैं, इनकी तलवार बधाई या जो गद्दी पर बैठाते हैं, ट्रोन पर बैठाते हैं, तब कुछ पैसे जो है वो वहां पर महाराणा लेते हैं। वो पैसे लिए गए तो राव पृथ्वी सिंह जी ने ये सोचा कि जो पैसे मैं महाराणा फतेह सिंह जी को दे रहा हूँ, महाराणा ऑफ मेवाड़ को दे रहा हूँ, वो पैसे की वसूली मैं किससे करूं? फार्मर्स से करूं। तो यहाँ पर एक नया कर लगता है। आगे चलते हैं, एक बार देखते हैं क्या हुआ। ये सारी चीज मैंने आपको समझा दी। राव कृष्ण सिंह जी यहाँ थे, इनके बारे में मैंने आपको बताया। 1903 में चवरी कर लगाया गया। अब राव कृष्ण सिंह जी के बाद आए पृथ्वी सिंह जी, और पृथ्वी सिंह जी ने जो राजपाट है वो 1906 में उनको मिला। राव कृष्ण सिंह जी जो थे वो चाइल्डलेस थे, उनका कोई बेटा कोई पुत्री वगैरह नहीं थी। तो इस वजह से मैंने आपको बताया था ना कि वो क्लोज रिलेटिव थे पृथ्वी सिंह जी। वो पृथ्वी सिंह जी को यहाँ पर बिजोलिया ठिकाने का मास्टर बनाया गया।
In 1906, Rao Krishna Singh died childless. In this place, his close relative Prithvi Singh became the master of Bijolia. बात समझ आ गई यहाँ पर क्या हो रहा है? ठीक है, कृष्ण सिंह जी के कोई संतान नहीं थी, इस वजह से उनके निकट संबंधी पृथ्वी सिंह जी को बिजोलिया ठिकाने का मास्टर बनाया गया। और ये किसके द्वारा बनाया गया? महाराणा ऑफ मेवाड़, महाराणा फतेह सिंह के द्वारा। और महाराणा फतेह सिंह जी ने पृथ्वी सिंह जी से कुछ एक रकम जो है वो यहाँ पर वसूली यहाँ पर की, और पृथ्वी सिंह जी ने उस रकम की वसूली जो है वो किससे की? किसानों से की। इस कर का नाम दिया गया तलवार बंधाई कर। जब पृथ्वी सिंह जी की तलवार बंधाई हुई तो वो तलवार बंधाई के पैसे जो पृथ्वी सिंह जी ने महाराणा ऑफ मेवाड़ को दिए, महाराणा फतेह सिंह को दिए, वो पैसों की वसूली पृथ्वी सिंह जी द्वारा बिजोलिया ठिकाने के किसानों से की गई तलवार बंधाई कर के रूप में। He put the burden of money taken by the state of Mewar from the new vessel to legitimize his succession. जो मतलब अगर कृष्ण सिंह जी का कोई बेटा होता तो वो जो सक्सेशन है वो लेजिटिमाइज करने की कोई नौबत ही नहीं आती, वो तो लेजिटिमाइज ही रहता। लेकिन चूंकि उनका बेटा नहीं था और ये निकट संबंधी थे, तो इनको अपना जो सक्सेशन था उसको लेजिटिमाइज करने के लिए मेवाड़ स्टेट को कुछ रकम देनी पड़ी, और उस रकम का जो बोझ है वो पृथ्वी सिंह ने किसके ऊपर डाला? किसानों के ऊपर डाला। He put the burden of the money taken by the state of Mewar from the new vessel to legitimize his succession. और उस कर का वो जो बर्डन मनी का डाला गया किसानों के ऊपर, उस बर्डन ऑफ मनी को कहा गया तलवार बंधाई कर। हालांकि पीजेंट्स ने इसका अपोज किया बहुत ज्यादा कि नहीं, ये कर हम पे क्यों डाला जा रहा है, हम क्यों देंगे ये कर। लेकिन जो लोकल राजा था, लोकल राजा मतलब बिजोलिया का जो राजा था, कौन? पृथ्वी सिंह, उसने स्ट्रिक्ट स्टांस लिया अगेंस्ट द पीपल एसोसिएटेड विद द पीजेंट मूवमेंट एंड फॉलोड अ रिप्रेसिव पॉलिसी। दमनकारी नीति यहां पर अपनाई गई। पीजेंट मूवमेंट, यहां पर किसान आंदोलन चला। ये जो किसान आंदोलन है किसके अगेंस्ट चला? ये चला तलवार बंधाई करके अगेंस्ट में। पीजेंट्स ने इस कर का अपोज किया, लेकिन जो राजा थे, जो पृथ्वी सिंह थे, उन्होंने एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई, रिप्रेसिव पॉलिसी अपनाई, दमनकारी नीति अपनाई, और यहाँ पर उस आंदोलन के को दमन करने की कोशिश की। और जितने भी लीडर्स या पीपल एसोसिएटेड थे उनको भी उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई की गई। इन सभी नेताओं में सबसे ऊपर जो नाम लिया जाता है उस टाइम पर वो है साधु सीताराम दास। ये जो स्क्रीन पर आप फोटो देख पा रहे हैं, ये फोटो है साधु सीताराम दास जी की, और इनका एक स्मारक यहाँ झील के किनारे ये बना हुआ है। ये जो मूर्ति बनी हुई है बिजोलिया के अंदर, ये साधु सीताराम दास जी की है। ये एक लाइब्रेरी में काम करते थे। उस बिजोलिया ठिकाने की जो लाइब्रेरी थी वहां पे काम करते थे साधु सीताराम दास जी। और जब राजाओं को वहां पता चला कि साधु सीताराम दास जी भी इन किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, नेता है, तो उनको उस लाइब्रेरी की जॉब से रिलीव कर दिया गया, और बाकी जितने भी पीजेंट लीडर्स थे उनको इम्प्रिजन कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि किस तरह ये एक सर्किल सा बना कि सबसे पहले टैक्स लगाया जाता है, टैक्स के खिलाफ फार्मर्स जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, और फिर उन फार्मर प्रोटेस्ट को दबाने के लिए उस फार्मर प्रोटेस्ट में कुछ लीडर्स निकल के आते हैं, और फिर उस फार्मर प्रोटेस्ट को दबाने के लिए उन लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है या उनको उनकी जॉब से रिलीव किया जाता है। ये एक पूरा साइकिल से आपको देखने को मिला। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा टैक्स लगा? बाकी सारे टैक्स तो चल ही रहे थे। ठीक है, लाग बाग ऑलरेडी चल रहा है, लगान ऑलरेडी भरी जा रही है, लाता कुंता कर जो है वो ऑलरेडी दिया जा रहा है। इसके बाद 1903 में कृष्ण सिंह जी द्वारा चवरी कर लगाया गया लड़कियों की शादी के ऊपर, और 1906 में जब पृथ्वी सिंह की तलवार बंधाई हुई तो उस पैसे का बोझ भी किसानों पे डाला गया, तलवार बंधाई कर के रूप में डाला गया, जिससे जितने भी किसान हैं वो एकजुट हुए। उन्होंने वहां पर उसका अपोज किया, उस तलवार बंधाई कर का, और वहां पर आंदोलन हुए, और उन आंदोलन के लीडर थे साधु सीताराम दास जी। बात समझ आ गई? यहां तक सब कुछ क्लियर है? आगे चलें। अब क्या हुआ? 1914 में राव पृथ्वी सिंह जी भी जो है वो उनकी भी डेथ हो जाती है, और उनके जो बेटे हैं केसरी सिंह जी, वो यहाँ पर बिजोलिया ठिकाने के हेड बनते हैं। और केसरी सिंह जी जो थे वो माइनर थे, वो अडल्ट नहीं थे, वो 18 वर्ष की आयु से कम थे। इन 1914 राव पृथ्वी सिंह डाइड व्हाइल हिज सन केसरी सिंह वाज अ माइनर। यहां तक सब कुछ क्लियर है, जो भी चीज मैंने आपको समझाई? ठीक है, सारी बातें समझ में आ रही है। 13 रुपए चवरी कर लगा 1903 में। किसने लगाया? कृष्ण सिंह जी ने लगाया।
राजा कौन थे मेवाड़ के? महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह जी के पास कौन गया था? नानाजी पटेल और ठाकरी पटेल। नानाजी पटेल और ठाकरी पटेल कौन थे? किसानों के नेता थे। ये महाराणा फतेह सिंह जी के पास पहुंचने की बात कब की गई? 1897 में गिरधारीपुरा विलेज में जो मीटिंग हुई किसानों की एक मृत्यु भोज के दौरान, तब क्या हुआ, ये डिसीजन लिया गया कि हम महाराणा फतेह सिंह जी के पास जाएंगे और अपनी एट्रोसिटीज एंड एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है हमारे ऊपर, वो हम वहां पर बताएंगे। नानाजी ठाकरे पटेल वहां पहुंचते हैं, महाराणा फतेह सिंह जी से मुलाकात नहीं हो पाती, बड़ी मुश्किल से महाराणा फतेह सिंह जी के से मुलाकात होती है, लेकिन महाराणा फतेह सिंह जी उनको न्याय नहीं दे पाते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते। उसके बाद की बात मैंने आपको बताई दी। राव कृष्ण सिंह जी चवरीकर 1903, 13 रुपए वधु के पिताजी से 13 रुपए लिए जाएंगे और वर जो है वो आशीर्वाद लेने वहां पहुंचेगा। ठीक है, ये सारी बातें हुई। इसके बाद आए पृथ्वी सिंह जी, तलवार बधाई कर इन्होंने लगाया। साधु सीताराम जी लीडर की तरह निकले और 1914 में पृथ्वी सिंह जी की भी मृत्यु हो जाती है। उनका बेटा होता है जिसका नाम होता है केसरी सिंह। वो केसरी सिंह गद्दी पर बैठने वाला होता है, लेकिन वो एक माइनर होता है, 18 साल से कम उसकी उम्र होती है, इसलिए वो गद्दी पर नहीं बैठ पाता। यहां तक की पूरी स्टोरी आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया है। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे किस किस तरह से सेकंड फेज की तरफ हम जा रहे हैं, किस तरह से मूवमेंट जो है और आगे बढ़ेगा और नए नए लीडर्स आएंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए क्या हो रहा है कि जो जागीरी है, जो जागीर का एडमिनिस्ट्रेशन है, देखो एक बार मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले कौन थे? कृष्ण सिंह। कब की बात है? 1903, 13 रुपए चवरीकर। 1906 में कौन आए कृष्ण सिंह के बाद? उनके निकट संबंधी पृथ्वी सिंह। ए के बाद पी, पृथ्वी सिंह। इन्होंने क्या लगाया? तलवार बंधाई कर। और 1914 में पृथ्वी सिंह जी की मृत्यु हो जाती है और पृथ्वी सिंह जी के बाद उनका बेटा केसरी सिंह जो है वो यहाँ पर बिजोलिया का राजा बनता है। लेकिन क्योंकि केसरी सिंह 18 से एज से कम थे, तो जो बिजोलिया का प्रशासन है वो सीधा मेवाड़ के अधीन हो जाता है। ठीक है, सो द जागीरी मैनोरियल एडमिनिस्ट्रेशन वेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द कोर्ट ऑफ मेवाड़। जो मेवाड़ है, जो महाराणा है, वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे किस पर? बिजोलिया पर। और कौन कर रहा है डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? महाराणा फतेह सिंह जी। और महाराणा फतेह सिंह जी जो है वो ऑलरेडी किसानों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी टैक्स लगे हुए हैं, उनसे पूरी तरीके से वाकिफ है, क्योंकि नानाजी पटेल और ठाकरी पटेल ने 1897 में जाकर उन्हें सारी चीज़ों से अवगत कराया था। परंतु फिर भी महाराणा फतेह सिंह जी जब डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं बिजोलिया के, तब भी वो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। बट द फार्मर्स स्टिल डिड नॉट गेट एनी बेनिफिट। जितने भी कर थे वो सारे एज इट इज थे, देयर कंडीशंस वर द सेम। इन दीज सर्कमस्टेंसेस द फर्स्ट फेज ऑफ दिस मूवमेंट जस्ट कंप्लीटेड। और यहाँ पर पहला फेज ऑफ द मूवमेंट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस पूरे प्रकरण के बीच में, इस पूरे प्रकरण के बीच में एक और इंसिडेंट जो है वो बहुत साइडलाइन चल रहा था, अंडरलाइन चल रहा है, कि इसके बीच में 1903, 1906, 1897 की बात की जा रही है, लेकिन 1897 के बाद 1900 में, 1899 और 1900 के बीच में बहुत ही भयानक अकाल जो है वो यहाँ पर पड़ता है और किसानों की स्थिति और भी बदतर हो जाती है। ठीक है, ऑलरेडी टैक्सेस वगैरह हैं, सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन इनकम भी उनकी जो है वो डाउनफॉल होता है 1899 से 1900 के बीच का जो अकाल है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं। डन। अब ये जो अकाल है इसको छप्पनिया अकाल भी कहा जाता है, क्योंकि ये 1956 संवत चल रहा था। 1898 में, 1898 से 1900 के बीच में छप्पनिया अकाल पड़ता है और इस छप्पनिया अकाल में किसानों की हालात और ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। इसे छप्पनिया अकाल कहा गया है क्योंकि 1956 विक्रम संवत में हुआ। ठीक है, छप्पनिया अकाल 1956 एडी में नहीं हुआ, छप्पनिया अकाल 1956 विक्रम संवत में हुआ। ठीक है, और 1956 विक्रम संवत कब था? 1898 एडी। ठीक है, तो ऑलरेडी आप देखो यहाँ पर कि ऑलरेडी ये जो जितने भी किसान हैं यहाँ पर प्रॉब्लम में हैं, टैक्सेस इनके ऊपर ज़्यादा है। 1897 की तस्वीर है। 1897 के बाद नानाजी पटेल, ठाकरी पटेल जाते हैं महाराणा फतेह सिंह जी से बात करने। फतेह सिंह जी कोई उनकी सुनवाई नहीं करते और 1898
इतनी मुश्किल स्थिति के बावजूद वहां पर अकाल और पड़ जाता है, छप्पनिया अकाल, जो अब तक का सबसे भयानक अकाल जिसको कहते हैं, कि एक तो टैक्स ज्यादा देने पड़ रहे हैं जागीर को, और ऊपर से अकाल और पड़ रहा है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि टैक्स कंटिन्यूस चल रहे हैं, टैक्स बढ़ ही रहे हैं। कि आप देखेंगे कि छप्पनिया अकाल जैसा बहुत ही विकराल जो है अकाल पड़ने के बाद 1898 1900 में 1903 में जो है वो कृष्ण सिंह जी एक और कर लगा देते हैं, चवरी कर। उसके बाद 1906 में तलवार बंधाई कर लग जाता है। तो कर ऑलरेडी बढ़ते ही जा रहे थे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट फेज था ये बहुत ही ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड था। लोग अपने तरीके से काम कर रहे थे, लीडर्स थे, लोकल लीडर्स थे, लेकिन वो ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं कर रहे थे। कोई एक संगठन उनका नहीं था। वो अपने ही तरीके से अपने ही लेवल पर बिजोलिया जागीरदार से मिलते थे या राजाओं से मिलते थे, और कोई ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं था वहां पर। ठीक है, और राजा जो थे वो बहुत ही इजीली जो है उन आंदोलनों का दमन वहां पर कर पा रहे थे। सेकंड फेज में आप देखेंगे कि लीडर जो है वो बहुत ही प्रभावी निकलकर सामने आते हैं। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते हैं, विद्या प्रचारणी सभा यहाँ पर बनाई जाती है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये आप देखेंगे कि सेकंड फेज के कितने महान किसान आंदोलन के नेता जो है विजय सिंह पथिक जी निकल के सामने आएंगे, जिनका नाम भूप सिंह भी है। ये सामने आपको तस्वीर दिख रही है, ये उन्हीं महान किसान नेता की है जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के सेकंड फेज में 1916 से लेकर 1923 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बिजोलिया किसान आंदोलन को एक नई दिशा और दशा दी। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड फेज ऑफ द मूवमेंट 1916। ठीक है, यहां तक आई होप आपको सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा अब तक। तो 1916 में ऐसा क्या होता है कि पूरा जो आंदोलन है उसको सेकंड फेज ऑफ द मूवमेंट कहा जाए। ठीक है, 1916 में क्या होता है, लीडर की जो भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और यहाँ पे लीडर जो है वो विजय सिंह पथिक साहब बनते हैं। इनका असली नाम क्या था, भूप सिंह। विजय सिंह पथिक 1916 में ये आंदोलन ज्वाइन करते हैं और एक उस पूरे आंदोलन को पूरे ऑर्गेनाइज्ड वे में चलाने की कोशिश करते हैं, और बड़े अच्छे तरीके से कामयाब होते हैं। पूरे देश भर में इस बारे में खबर पहुंचती है कि किस तरह बिजोलिया के जो किसान हैं वो अत्यधिक करों के अगेंस्ट यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विजय सिंह पथिक के पास एक यूनिक एबिलिटी थी ऑर्गेनाइजेशनल वर्क की, और उन्होंने पूरे आंदोलन को ऑर्गेनाइज किया। किस तरह से ऑर्गेनाइज किया, देखिए अभी तक जो फर्स्ट फेज ऑफ द मूवमेंट था वो उसको टारगेट तो पता था कि हमें अपने कर जितने भी लाग बाग वगैरह, लाता कुंता, चवरी कर, तलवार बधाई कर, इनको खत्म करना है, इनको कम करना है, लेकिन उन्हें डायरेक्शन पता नहीं थी कि किस तरह, उन्हें एक पाथ पता नहीं था कि किस तरह हम उन करों को खत्म करेंगे, और वो ऑर्गेनाइज्ड वे में काम नहीं कर रहा था। यहाँ पर विजय सिंह पथिक जी के पास एक यूनिक एबिलिटी थी ऑर्गेनाइजेशनल वर्क की। उन्होंने यहाँ पर संगठित किया सारे किसानों को, संगठन बनाए, समाचार पत्रों के माध्यम से जागृति फैलाई, और इस तरह से यहाँ पर एक नई डायरेक्शन जो है वो मूवमेंट को दी, जिसके कारण 1916 के बाद सेकंड फेज ऑफ द मूवमेंट यहाँ पर शुरू हुआ बिजोलिया किसान आंदोलन का। आप देखेंगे कि किस तरह विद्या प्रचारणी सभा ने यहाँ पर काम किया, प्रताप न्यूज़पेपर यहाँ पर लगातार इन्वॉल्व था गणेश शंकर विद्यार्थी का। इसके अलावा महात्मा गांधी तक ये खबर पहुंची, और महात्मा गांधी जी ने भी अपने जो सेक्रेटरी थे महादेव देसाई, उनको यहाँ बिजोलिया में भेजा सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। He organized the farmers in a planned manner, बड़े ही planned manner के साथ उन्होंने फार्मर्स को ऑर्गेनाइज किया एंड गेव ए सिस्टमेटिक शेप टू द मूवमेंट, और पूरे आंदोलन को एक सिस्टमेटिक शेप यहाँ पर देने की कोशिश की। अब वो सिस्टमेटिक शेप कैसे दी गई, ऑर्गेनाइज कैसे किया गया, ये हम आगे सब्सिक्वेंटली पढ़ेंगे। आप जो सामने फोटो देख रहे हैं इनको ध्यान में रखिए, ये विजय सिंह पथिक साहब हैं, इनका रियल नाम भूप सिंह है। ये बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और बिजोलिया किसान आंदोलन से ये 1916 में जुड़े। इनका जो विशेष महत्व है वो इसमें है कि इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मैनेज किया, और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसके तहत वो काम कर सके। ऊपलमार पंच बोर्ड की स्थापना कह ली जाए, या विद्या प्रचारणी सभा जो है वो भी इन्होंने बनाया। वो विद्या प्रचारणी सभा ने कैसे काम किया वो भी हम अभी पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो सामने आप फोटो देख रहे हैं माणिक्यलाल वर्मा साहब की है, और ये भी इस आंदोलन से जुड़ते हैं। किस तरह जुड़ेंगे वो हम आगे बात करें। ही फॉर्म्ड विद्या प्रचारिणी सभा। किसने फॉर्म किया विद्या प्रचारिणी सभा को, विजय सिंह पथिक साहब ने। कहां पर फॉर्म किया, बिजोलिया में। ठीक है, और विद्या प्रचारिणी सभा के सानिध्य में 3 चीजें खोली गई। ही फॉर्म्ड द विद्या प्रचारिणी सभा इन बिजोलिया अंडर whose aegis it commissioned a library। एक लाइब्रेरी उन्होंने खोली, एक पुस्तकालय उन्होंने खोला,
ठीक है, इसके अलावा एक स्कूल यहाँ पर खोला गया और एक अखाड़ा यहाँ पर खोला गया, और इन तीनों का मकसद क्या था? जन जागृति फैलाना। ठीक है, कि किसानों को ये अवगत कराना कि किस तरह से वो यहाँ पर आंदोलन कर सकते हैं, किस तरह से वो सारी चीजें यहाँ पर कर सकते हैं। दे बिकेम सेंटर्स ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज। राजनीतिक जितनी भी गतिविधियां थी उनके सेंटर्स बने। कौन सेंटर बना? विद्या प्रचारिणी सभा, और ये इसको बनाया गया विजय सिंह पथिक द्वारा। ठीक है, कि हम इससे जुड़ेंगे और इसके तहत ही सारे किसान जो है वो यहाँ पर काम करेंगे। इन बिटवीन क्या होता है? ये माणिक्यलाल वर्मा साहब जो है ये बिजोलिया में ही, बिजोलिया ठिकाने में ही एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे होते हैं, और इवेंचुअली ये पथिक साहब के कांटेक्ट में आते हैं। जब भी आप किसी महान व्यक्तित्व के कांटेक्ट में आते हैं तो उसके विचारधारा से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, और ऐसा ही कुछ माणिक्यलाल वर्मा के साथ हुआ। जब वो पथिक साहब के से मिले तो उन्हें एहसास हुआ कि किस तरह हमें आंदोलन करना चाहिए, किस तरह हमें पीजेंट्स जो किसान हैं उनकी मदद करनी चाहिए, और इस इन्फ्लुएंस के साथ ही उन्होंने अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले लिया। जो जिस जागीर मैनार के अंदर वो काम कर रहे थे, जो एम्प्लॉय थे, उससे उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। किसने रिटायरमेंट लिया? माणिक्यलाल वर्मा ने रिटायरमेंट लिया। क्यों रिटायरमेंट लिया? क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हो गए थे बहुत ज्यादा विजय सिंह पथिक साहब से। ठीक है, और ना सिर्फ उन्होंने रिटायरमेंट लिया, आगे जाके आप देखेंगे ही टुक ए प्लेज ऑफ लाइफ लॉन्ग नेशनल सर्विस। उन्होंने आजीवन नेशनल सर्विस की जो है वो शपथ खाई, और ज्वाइन द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फार्मर्स विद पथिक। पथिक साहब के साथ वो जुड़ गए। उन्होंने आजीवन नेशनल सर्विस, राष्ट्रीय जो सेवा है उसकी शपथ ली। अपनी जो नौकरी है, एम्प्लॉयमेंट था जो बिजोलिया जागीर के अंतर्गत वो कर रहे थे, उससे रिटायरमेंट लिया, और फार्मर्स को ऑर्गेनाइज करने में वो लग गए, जो काम ऑलरेडी विजय सिंह पथिक साहब कर रहे थे। तो अब इस आंदोलन के 3 लीडर हुए। साधु सीताराम दास जो पहले फर्स्ट फेज में जुड़े हुए थे, उन्होंने भी पथिक साहब को सपोर्ट किया, और पथिक साहब के साथ इवेंचुअली विजय सिंह पथिक साहब के साथ माणिक्यलाल वर्मा जी भी जुड़ गए। और ये जो जुड़ा हुआ, इससे क्या हुआ कि विजय सिंह पथिक साहब की प्रसिद्धि जो है वो ना सिर्फ बिजोलिया ठिकाने में, बल्कि ऊपर माल का पूरा जो एरिया था, उस पूरे ऊपर माल के रीजन में विजय सिंह पथिक साहब की प्रसिद्धि बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, अब ऊपर माल रीजन कहां पर आता है? हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के अंदर। ठीक है, मेवाड़ के अंदर एक रीजन है जिसको हम कहते हैं ऊपर, ये पूरा मेवाड़ है। ठीक है, मेवाड़ के अंदर ये आता है ऊपर माल, और ये इसके अंदर जो ये एरिया है ये है बिजोलिया। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे विजय सिंह पथिक साहब, जिन्होंने जो 1916 में जुड़े, ऑर्गेनाइजेशन वर्क किया, विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया, माणिक्यलाल वर्मा जी को अपने साथ लिया, और इन सब चीजों के कारण विजय सिंह पथिक बिकेम हाईली पॉपुलर इन ऊपरमाल रीजन। ऊपरमाल रीजन एक भौगोलिक जो है रीजन है, कहां पर? मेवाड़ के अंतर्गत, जो कहां से कहां तक फैला हुआ है? भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच में ये पूरा एरिया जो है फैला हुआ है। और यहाँ पर जो है विजय सिंह पथिक साहब बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए, और महात्मा जी के नाम से इनको जाने लगा। द रेसिडेंट्स देयर यूज्ड टू एड्रेस हिम एज महात्मा जी। ठीक है, दे वर ऑलवेज रेडी टू फॉलो हिज ऑर्डर्स। और ये इस तरह से लीडर उभर कर आए कि जितने भी रेजिडेंट्स थे, जितने भी पीजेंट्स थे, वो सब उनको महात्मा जी कहने लगे। ठीक है, महात्मा जी एक तरह से इक्वलेंट टू महात्मा गांधी हो गए। ठीक है, गांधी जी के इक्वलेंट मानने लगे उनको यहाँ पे, और उनके कोई भी ऑर्डर हो वो उस ऑर्डर को मानने के लिए तैयार थे। और पथिक जी भी बहुत ज्यादा फैमिलियर हो गए थे किसानों की जितनी भी दुर्व्यवस्था, दुर्गति जो हो रही थी उन सब से। ठीक है, और देखो, एक अच्छा लीडर जो है वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करता है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करता है, और इसीलिए वो एक अच्छा लीडर कहलाता है। तो सबसे पहले इन्होंने जन जागृति फैलाने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए क्या बनाया? विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। देन विद्या प्रचारिणी सभा के अंतर्गत एक लाइब्रेरी बनाई गई, एक स्कूल बनाया गया, और एक अखाड़ा बनाया गया। अब उसके बाद यहाँ पर एजिटेशन के लिए, जब टेरिबल सिचुएशन उनको पता चली कि भाई बहुत ही बुरी हालत है किसानों की, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए वो 1917 में बड़ी ही एक्टिव तरीके से यहाँ पर काम करने लगे। और हरियाली अमावस्या के दिन उन्होंने यहाँ पर एक और पंचायत का गठन किया, जिसका नाम था ऊपरमाल पंच बोर्ड। क्या नाम था? ऊपरमाल पंच बोर्ड। कब इसका गठन किया गया? 1917 में गठन किया गया, 1917 की हरियाली अमावस्या के दिन। ठीक है, अब यहां से डायरेक्ट एक्टिविटीज ऊपरमाल पंच बोर्ड के अंतर्गत की जाएगी। आपको पता है कि जो बिजोलिया जो रीजन है, वहां पर जितने भी किसान है वो कौन सी जाति के थे?
धाकड़ जाति के थे। इसके अलावा मैंने आपको एक बात और बताई थी कि ये पंचायत सिस्टम में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज इन्होंने पंचायत तरीके से यहाँ पर सॉल्व किए थे। मैंने आपको फोटो भी दिखाई हुई है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ ये रहा, फ्रॉम धाकड़ कास्ट, एग्रीकल्चर, लेबर एंड एफिशिएंसी के लिए जाने जाते हैं। और एज ए कास्ट दे वर ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रॉन्ग फेथ इन पंचायत सिस्टम। पंचायत सिस्टम में बहुत ज्यादा फेथ था धाकड़ कास्ट का। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर उस पंचायत सिस्टम को ही वापस रिवाइव किया गया, बहुत स्ट्रांग बनाया गया और उसको इस तरह से वेपन की तरह यूज किया गया अगेंस्ट द एट्रोसिटीज जो हो रही है किसानों के खिलाफ, जो जागीरदार कर रहे हैं, बिजोलिया के जागीरदार कर रहे हैं बहुत सारे टैक्सेस वगैरह लगाकर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट यहां पर निकल के आ रहा है। टू प्रिवेंट दिस टेरिबल सिचुएशन ऑफ पीजेंट्स, पथिक डिसाइडेड टू मेक द पीजेंट मूवमेंट एक्टिव एंड इन 1917, याद रखना, हरियाली अमावस्या, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक साहब ने की। कब की? 1917 में की। कहां की? बिजोलिया में की। किस दिन की? हरियाली अमावस्या के वाले दिन की। ठीक है, उन्होंने ये कहा अब ये जो समय है 1917 का, ये कौन सा समय है? वर्ल्ड वॉर 1 का समय है। ठीक है, और इसके तहत डोनेशंस जो है वो दी जा रही थी, पूरे देश भर से डोनेशंस कलेक्ट की जा रही थी। तो पथिक साहब ने ये कहा पीजेंट्स को कि कोई भी डोनेट करने की आवश्यकता नहीं है वॉर के लिए। द फार्मर्स अनाउंस दैट दे वुड नॉट परफॉर्म फोर्स्ड लेबर, जो बेगार जो करवाई जाती थी कि जबरदस्ती जो लेबरस वर्क कराया जाता था किसानों से, उसके लिए किसानों ने मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि किसान पहले अलग अलग थे, अलग अलग थे तो वीक थे। अब क्या हुआ? किसानों को संगठित किया गया। कैसे संगठित किया? ऊपरमाल पंच बोर्ड बनाकर। किसने संगठित किया? विजय सिंह पथिक साहब या भूप सिंह जी ने संगठित किया। ठीक है, जब किसान संगठित हो गए, उन्हें अपनी शक्ति का अंदाजा हुआ, तब किसानों ने ये आह्वान कर दिया, ये अनाउंसमेंट कर दिया कि अब हम फोर्स लेबर जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे, बेगार परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से किसानों में जन जागृति जागृत हुई और उन्होंने एक्टिवली, अब किसान आंदोलन बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता रहा। आगे देखते हैं। ठीक है, नारायण जी पटेल अब आगे आएंगे, तो ये इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी तक के लिए आपको सारी चीजें क्लियर हैं। ऊपरमाल पंच बोर्ड 1917 में स्थापना हुई, टेरिबल सिचुएशन थी, हरियाली अमावस्या। ठीक है, आगे चले, यहां तक सब कुछ क्लियर है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखो, जिस तरह से यहाँ पर किसानों को धीरे धीरे अपनी शक्ति का एहसास हो रहा है कि किस तरह से संगठित होने के बाद वो एक्शन कर सकते हैं, वो उनकी बातें मनवाई जा सकती है, उसी तरह से वो संगठित होने के बाद उन्होंने ये किया कि हम फोर्स लेबर नहीं करेंगे। एक और इंसिडेंट इस तरह का होगा, अभी आगे चल के आप देखेंगे नारायण जी पटेल के साथ, कि उससे भी किसान एकजुट होते हैं और वो देखते हैं कि किस तरह उनकी बातें जो है वो सरकार जो है, मतलब जो जागीरदारी सरकार है, जागीर की जो सरकार है, वो मान लेती है। क्या होता है कि नारायण जी पटेल एक वर्कर होते हैं जो जागीर में काम करते हैं, गोविंद निवास विलेज के होते हैं, और ये क्या करते हैं? ये कहते हैं कि मैं अब यहाँ पर काम नहीं करूंगा। ठीक है, ही रिफ्यूज टू वर्क इन द मैनोर, कि जो जागीर ठिकाना है वहां पर वो काम करने से मना कर देते हैं, और इस वजह से जो जागीर का जो स्टाफ होता है वो उनको पकड़ लेता है और इम्प्रिजन कर देता है, जेल में डाल देता है। ठीक है, इस फोटो के ऊपर भी आएंगे, ये प्रताप न्यूज़पेपर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम नारायण जी पटेल के बारे में डिस्कस करते हैं कि नारायण जी पटेल जो है वो गोविंद निवास विलेज के रहने वाले थे। जागीर में वो काम करते थे, मैनौर में वो काम करते थे, और वहां पर उन्होंने काम करने से मना कर दिया। तत्पश्चात क्या हुआ कि स्टाफ जो था, एट दिस द स्टाफ ऑफ द मैनौर कॉट हिम एंड इम्प्रिजन्ड हिम। और जैसे ये खबर बिजोलिया पहुंचती है, बिजोलिया के किसानों तक पहुंचती है, ऑन द रिसीट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ किसान पंचायत, द ग्रुप्स ऑफ फार्मर्स स्टार्टेड रीचिंग बिजोलिया। अब क्या है, सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में है, जो किसान पंचायत तय करेगी वो ही किसान करेंगे काम। ठीक है, ये होता है ऑर्गेनाइज्ड काम। ये एक एक्शन प्लान तय होगा, टारगेट तय किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उसको अचीव करने के लिए काम किया जाएगा। तो जैसे ये इन्फॉर्मेशन नारायण जी पटेल की इम्प्रिजनमेंट की, जेल में डालने की इन्फॉर्मेशन जो है वो किसानों के पास पहुंचती है, तो किसान पंचायत जो है वो ये ऑर्डर देती है कि सारे जो किसान हैं वो बिजोलिया जाओ और उनको छुड़वा के लाओ। ठीक है, तो सारे किसान जितने भी हैं वो वहां पर जागीर का जो जहां पर जेल है वहां पर कूच करते हैं, वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, और इससे जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो प्रशासक होता है मैनौर का, वो हॉरिफाइड हो जाता है
और इस हॉरिफिकेशन के चक्कर में वो क्या करते हैं, नारायण जी पटेल को जेल से छोड़ देते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ द फार्मर्स। वो ये जो विक्ट्री है, ये फार्मर्स किसानों की पहली विक्ट्री है कि उन्होंने जो टारगेट लिया था वो टारगेट अचीव हो गया। सरकार पहली बार जो है उनसे, उनकी एकता से डरी। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज्ड वर्क का कमाल था। जो किसान पंचायत का ऑर्डर था, वो जो टारगेट था वो अचीव हुआ और प्रॉपर प्लानिंग के साथ अचीव हुआ। अब जो टारगेट था विजय सिंह पथिक साहब का, वो टारगेट ये था कि हम जो ठीक है आंदोलन कर रहे हैं वो सारी चीजें सही है, लेकिन इस आंदोलन को नेशनल लेवल तक पहुंचाया जाए, पूरे भारत के भारतवासियों को पता चले कि किस तरह ये जो चीजें हैं यहाँ पर हो रही है। इससे पहले कि चंपारण में भी गांधी जी पहुंच चुके थे, चंपारण का जो वृतांत था, जो इंसिडेंट है, वो पूरे देश के सामने था। तो अब क्या हो रहा है, अब पथिक साहब चाहते थे कि वो इस पूरे इंसिडेंट को, जो बिजोलिया के किसानों पर जो अत्याचार हो रहा है और बिजोलिया किसान जो यहाँ पर मूवमेंट कर रहे हैं, उस मूवमेंट को पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया जाए। और उस टाइम इसका रास्ता है वो एकमात्र होता था न्यूज़पेपर। विजय सिंह पथिक के ऑलरेडी एक मित्र थे बहुत घनिष्ठ, गणेश शंकर विद्यार्थी, जिनका कानपुर से एक न्यूज़पेपर चलता था, जिस न्यूज़पेपर का नाम है प्रताप। ये आपको प्रताप न्यूज़पेपर का एक पन्ना जो है वो कहीं आर्काइव्स में से निकाल के मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। विद अ व्यू टू ब्रिंग बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट टू द नेशनल लेवल एंड टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर इट, पथिक एस्टैब्लिश्ड अ कॉन्टैक्ट विद गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे वो विजय सिंह पथिक जी के ऑलरेडी एक मित्र थे और उनसे कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किया जाता है। वो गणेश शंकर विद्यार्थी जो है वो प्रताप न्यूज़पेपर के एडिटर थे। और उसके बाद प्रताप न्यूज़पेपर में हर दिन एक कॉलम ऐसा छपता है जिस कॉलम में बिजोलिया किसान आंदोलन से रिलेटेड न्यूज जो है वो होती है। किस तरह से जागीर जो है वो अत्याचार कर रही है, किस तरह से विभिन्न कर वहां पर लग रहे हैं, किस तरह से किसान जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नारायण जी पटेल की अरेस्ट के बारे में यहाँ पर बात होती है, या फिर बेगार के खिलाफ, फोर्स लेबर के खिलाफ जो यहाँ पर बातें हो रही है, उसके खिलाफ जो काम वो कर रहे हैं। जिस तरह से फार्मर्स ने अनाउंस किया दैट दे वुड नॉट परफॉर्म फोर्स लेबर, तो वो सारी चीजें जो है वो प्रताप न्यूज़पेपर में रेगुलर बेसिस पर छपती रही और पूरे देश तक उसकी बातें पहुंचती रही। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हो, चाहे विद्या प्रचारणी सभा का कोई गतिविधि हो, वो सारी बातें प्रताप न्यूज़पेपर, जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी का था, कानपुर, यूपी का जो कानपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां से वो पब्लिश होता था, वो सारी चीजें वहां से पहुंची गई। ठीक है, ही स्टार्टेड अ परमानेंट कॉलम इन द न्यूज़पेपर प्रताप टू पब्लिश न्यूज रिलेटेड टू द बिजोलिया मूवमेंट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। प्रताप न्यूज़पेपर में प्रताप न्यूज़पेपर किसका है? गणेश शंकर विद्यार्थी जी का है। उसमें परमानेंट कॉलम छपवाया गया किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक जी के द्वारा। देन ये कहां से पब्लिश होता था? ये कानपुर से पब्लिश होता था। और इस प्रोपेगेंडा के कारण, इस परमानेंट कॉलम के कारण, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोपेगेंडा, द अटेंशन ऑफ द कंट्रीमैन टुवर्ड्स द बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट वाज अट्रैक्टेड। पूरे देश की नजरें जो थी वो किस पर थी? अब बिजोलिया किसान मूवमेंट पर थी। और पूरे देश के एकमात्र नेता उस टाइम जो किसानों से जुड़े हुए थे वो कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी। ठीक है, जब महात्मा गांधी जी को ये प्रताप न्यूज़पेपर के कॉलम के द्वारा, या और जो न्यूज़पेपर थे, क्या होता है जब एक न्यूज़पेपर एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को फॉलो करता है तो बाकी न्यूज़पेपर भी उस पाथ पे ही चलते हैं। तो किसी भी तरीके से ये जो खबर थी बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में, जो कर वगैरह इतने सारे लग रहे हैं, जो एट्रोसिटीज एंड एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है पीजेंट्स का, वो खबर किसके पास पहुंचती है? महात्मा गांधी जी के पास पहुंचती है। और महात्मा गांधी जी इनवाइटेड पथिक टू बॉम्बे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी ने विजय सिंह पथिक साहब को मिलने के लिए कहां बुलाया था? तो आपका आंसर होगा बॉम्बे। महात्मा गांधी इनवाइटेड पथिक टू बॉम्बे फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो पथिक साहब को बुलाकर महात्मा गांधी जी ने एकत्रित की। पथिक साहब ने पथिक जी presented to Gandhi ji the details of the atrocities and exploitation being committed on the farmers of Bijolia, which made great effect on Gandhi ji. उस टाइम गांधी जी क्या कर रहे थे? 1917, 1918, 1900, ये 2 साल जो थे, ये 2 साल वो थे जब गांधी जी ने किसानों के साथ मिलकर, लेबर्स के साथ मिलकर काम किया। वो पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे
और भ्रमण करने के साथ साथ जहां भी प्रॉब्लम्स हो रही थी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो चंपारण आंदोलन हो, ठीक है, चाहे वो अहमदाबाद मिल वर्कर्स केस हो, ठीक है। इस तरह से वो यहां पर 3 जो प्रॉब्लम्स थी वो उन्होंने फेस की, ठीक है, वो सॉल्व की। यहाँ पर चंपारण किसानों के साथ इंडिगो में जो प्रॉब्लम हो रही थी, अहमदाबाद मिल वर्कर्स केस, और इस तरह से यहाँ पर 3 आंदोलनों में महात्मा गांधी जी का महत्वपूर्ण रोल था। तो पथिक साहब भी इस तरह से एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ गांधी जी के पास गए और उन्होंने अच्छे तरीके से अपनी जो सारी प्रॉब्लम्स थी वो गांधी जी के पास रखी। हो सकता है कि गांधी जी यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन में जो है वो इन्वॉल्व हो जाए और किसानों की मदद के लिए यहाँ पर आए, ठीक है। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी डायरेक्टली यहां पर इन्वॉल्व ना होते हुए उन्होंने अपने पर्सनल सेक्रेटरी, गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी कौन थे, महादेव देसाई, महादेव भाई जिन्हें कहते हैं, महादेव देसाई जो है वो गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे। उन्होंने महादेव भाई को भेजा बिजोलिया टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ द फार्मर्स ऑफ द ऊपरमाल रीजन। ऊपरमाल रीजन के अंदर ही तो था बिजोलिया जागीर, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहले नेशनल लेवल पर बात पहुंची प्रताप न्यूज़पेपर के द्वारा। उसके बाद आपसे सीधा सीधा यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन बिजोलिया किसान आंदोलन। तो आपको आंसर क्या लिखना है कि जब प्रताप न्यूज़पेपर में खबरें छपी, जब नेशनल लेवल पर बात हुई, तो महात्मा गांधी जी ने पथिक जी को बॉम्बे बुलाया और सारी इंफॉर्मेशन उनसे गैदर की। पथिक साहब ने सारी जितनी भी एट्रोसिटीज, जितने भी टैक्सेस वगैरह लग रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था किसानों का, वो सारी बातें जो है वो गांधी जी तक पहुंचाई, उनके सामने प्रस्तुत की। और गांधी जी ने बाद में अपना पर्सनल सेक्रेटरी जो है महादेव देसाई जी को बिजोलिया में भेजा टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ द फार्मर्स ऑफ द ऊपरमाल रीजन, ठीक है। गांधी जी डायरेक्टली यहां पर बिजोलिया किसान आंदोलन में इन्वॉल्व नहीं हुए। डन, ये चीज समझ में आ गई। आगे चलें। गांधी जी ने जब जब महादेव देसाई जी ने जब सारी कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद गांधी जी को रिपोर्ट पेश की कि हाँ यहाँ पर बिजोलिया के जितने भी किसान हैं उनकी कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा खराब है, तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, महाराणा को एक लेटर लिखा, महाराणा फतेह सिंह जी को एक लेटर लिखा और गांधी जी गेव मोरल सपोर्ट टू बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट। तो इस तरह से आप उस 5 नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। ये जो पैराग्राफ है ये 5 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द बिजोलिया किसान आंदोलन। तो आप उसमें लिखेंगे पथिक साहब को बॉम्बे बुलाया गया, सारी प्रॉब्लम्स उनसे सुनी गई, पथिक साहब ने सारी प्रॉब्लम सुनाई। उसके बाद महादेव देसाई जी जो पर्सनल सेक्रेटरी थे महात्मा गांधी जी के, उनको भेजा गया ऊपरमाल रीजन में टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ द फार्मर्स। देन ही रोट ए लेटर टू दिस इफेक्ट टू महाराणा फतेह सिंह जी। गांधी जी ऑल्सो गेव मॉरल सपोर्ट टू द बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट। डन। तो इस तरह से यहां पर सारी चीजें हो रही हैं। ये सारी बात आपको समझ में आ गई। आगे चलें। तो इस तरह से अभी क्या हुआ, अभी तक तो हम सेकंड फेज में चल रहे हैं और सेकंड फेज में भी क्या हुआ, अब नेशनल लेवल पर बात पहुंच गई है बिजोलिया किसान आंदोलन की। अब जो बातें हो रही है वो नेशनल लेवल पर हो रही है कि किस तरह राजस्थान के मेवाड़ जो रियासत है उसके अंदर बिजोलिया जागीर के जो किसान हैं उन पर कितना जो है वो प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है, कितनी एट्रोसिटीज एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा और प्रताप न्यूज़पेपर के द्वारा, जो गणेश शंकर विद्यार्थी का है, वहां से सारी नेशनल लेवल पे बात पहुंची। एक पॉइंट मैं यहां पर और बताऊंगा कि कांग्रेस जो है उसका स्टैंड क्या था। कांग्रेस ने यहां पर बिजोलिया किसान आंदोलन को सपोर्ट क्यों नहीं किया। कांग्रेस की यह नीति रही हमेशा से ही, उस समय कांग्रेस की नीति थी कि जो प्रिंसली स्टेट है, जो राजा महाराजाओं की जो रियासतें हैं, उनके इंटरनल मैटर्स में कोई हस्तक्षेप कांग्रेस द्वारा नहीं किया जाएगा। तो 1917, 1918, 1919, 1920 में जितने भी कांग्रेस के सेशन हुए, ठीक है, यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट किया गया गांधी जी द्वारा। ये सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हुई, ये जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए, उन कांग्रेस के अधिवेशन में सिर्फ नेशनल लेवल के इश्यूज ही उठाए गए। नेशनल प्रॉब्लम्स, नेशनल एट्रोसिटीज जो हो रही थी लोगों के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए या और बाकी चीज़ों के लिए, या जलियांवाला बाग मूवमेंट के लिए, या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया जो कि खिलाफत आंदोलन जो हुआ, ये सारे नेशनल लेवल के जो इश्यूज हैं उन पर कांग्रेस अधिवेशन बात करता था। जो रियासतें थी, जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके इंटरनल इश्यूज में कांग्रेस कोई बात नहीं करती थी। देन
तो ये जो है एक मैंने आपको पृष्ठभूमि दी 1919-1920 के आसपास क्या देश में क्या माहौल चल रहा था और बिजोलिया किसान आंदोलन को किस तरह प्रताप न्यूज़पेपर की सहायता मिली, किस तरह महात्मा गांधी जी की सहायता मिली और क्यों कांग्रेस ने वहां पर कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट जारी नहीं किया बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए। हालांकि विजय सिंह पथिक जी ने बहुत कोशिश की थी, कांग्रेस के अधिवेशन में भी वो शामिल हुए, वो अमृतसर भी गए 1919 में जो अमृतसर में सेशन हो रहा था, ठीक है, लेकिन वो कांग्रेस को इस तरफ खींचने में नाकामयाब रहे क्योंकि कांग्रेस की नीति ही इस तरह से थी कि रियासती जो सरकारें हैं उनमें नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनके इश्यूज में, उनके इंटरनल इश्यूज। देन आगे बात करते हैं आगे किस तरह गवर्नमेंट का जो है वो रुख यहाँ पर चेंज होता है और किस तरह से और बाकी जो लीडर्स हैं वो सामने आते हैं। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट यहाँ तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, सब समझ में आ रहा है, अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, साथ के साथ रिवीजन भी कराता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, पहले तो जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो कोई भी कंसेशन देने की फेवर में नहीं थी बिजोलिया के किसानों को। ठीक है, इनिशियली द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी, गवर्नमेंट वाज नॉट इन फेवर ऑफ गिविंग कंसेशंस टू द एजिटेटिंग फार्मर्स ऑफ बिजोलिया। लेकिन ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सिचुएशन जो है वो चेंज होने लगी। सिचुएशन क्यों चेंज होने लगी? क्योंकि 1920 में क्या हो रहा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो अपने चरम पर था और इस टाइम पर कोई भी और गतिविधि, कोई भी और आंदोलन, कोई भी और एजिटेशन जो भारत में हो रहा था उसका कैसे भी ब्रिटिश सरकार उसको खत्म करने की मतलब पूरी उसमें थी, पूरे एफर्ट वो लगा रहे थे। ठीक है, तो इन अगस्त 1920 द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड टुक मोमेंटम। स्टार्टिंग में तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जो टैक्सेस हैं वो सब सही है, जो एक्सप्लॉयटेशन एजिटेशन हो रहा है ठीक है, चलने तो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम कोई कंसेशन नहीं देंगे एजिटेटिंग फार्मर्स को, जो भी आंदोलनरत किसान हैं बिजोलिया के, उनको कोई कंसेशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगस्त 1920 में क्या होता है, महात्मा गांधी की नेतृत्व में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट होता है और ना सिर्फ वो स्टार्ट होता है बल्कि वो मोमेंटम भी गेन करता है, वो धीरे धीरे जो है गति पकड़ता है। कौन? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और इस सिचुएशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि हम और कोई भी आंदोलन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बिजोलिया किसान आंदोलन को इमीडिएटली साइलेंस कराना की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और इस वजह से एक मीटिंग जो है वो यहाँ पर होती है, सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो ब्रिटिश सरकार के हो, चाहे वो मेवाड़ के हो, चाहे वो बिजोलिया जागीर के हो, चाहे वो किसान हो, हर एक आदमी मीटिंग में सम्मिलित होता है और फाइनल आउटकम निकलता है 11 फरवरी 1922 में। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 11 फरवरी 1992 में उस मीटिंग का जो है वो आउटकम निकलता है। मीटिंग किस किस के बीच में होती है? मीटिंग का पर्पस क्या है? मीटिंग का पर्पस है कि 1920 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसके साथ में बिजोलिया किसान आंदोलन भी चल रहा है। अब ब्रिटिश सरकार चाहती है कि बिजोलिया किसान आंदोलन को शांत कराया जाए और इसके लिए एक मीटिंग कराई जा रही है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार जो है वो एक हाई लेवल कमेटी बनाती है जिसके अंदर एजेंट टू गवर्नर जनरल, अब याद रखिएगा, एजेंट टू गवर्नर जनरल जो थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल जो थे वो थे हॉलैंड, हॉलैंड, रॉबर्ट हॉलैंड जो थे वो इस हाई लेवल कमेटी में शामिल होते हैं। उनके सेक्रेटरी होते हैं अगालवी, ब्रिटिश रेसिडेंट होते हैं विल्किसन ऑफ मेवाड़, दीवान होते हैं प्रभाष चंद्र चैटर्जी मेवाड़ स्कीम के, और हाकिम बिहारी लाल होते हैं स्टेट सैर। ये सारे मेंबर्स यहाँ पर मिलते हैं और बहुत लंबी डेलिब्रेशंस के बाद 11 Feb 1922 में एन एग्रीमेंट वाज कंक्लूडेड बिटवीन द मैनोर एडमिनिस्ट्रेशन एंड द किसान पंचायत। किसान पंचायत और जागीर के बीच में, जो जागीरदारी होती है, जो ठिकाना है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट जो है वो कंक्लूड होता है। कब? 11 Feb 1922 में। और ये सारी चीजें किसकी वजह से हुई? क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो चल रहा था देश में और ब्रिटिश सरकार बिजोलिया किसान आंदोलन को थोड़ा सा शांत कराना चाहती थी। एजेंट हॉलैंड ने सारी जितनी भी मांगे थी पीजेंट्स के पार्ट पे, वो सारी जो है वो मानी। एज पर द एग्रीमेंट सेवरल कंसेशंस वर गिवन टू द फार्मर्स। ऐसा कहा जाता है कि जो 65 टैक्सेस, डिफरेंट टाइप के टैक्सेस लगाए जा रहे थे, उसमें से 35 टैक्सेस जो है वो बंद कर दिए। ठीक है, 35 टैक्सेस जो है वो हटा दिए गए इस एग्रीमेंट के चलते हुए। ये एग्रीमेंट कब हुआ था? 11 Feb 1922। लेकिन अब आप कहेंगे सर बिजोलिया किसान आंदोलन तो 1941 तक चला था, ये तो आप 1922 में खत्म हो गया। अभी रुको जरा, सब्र करो।
अभी आगे क्या होता है देखो। अभी तो सिर्फ ब्रिटिश सरकार का टारगेट क्या है, ब्रिटिश सरकार का टारगेट यह है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलते चलते और कोई भी आंदोलन देश में ना हो, इसके तहत बिजोलिया किसान आंदोलन को शांत कराओ। तो जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म होगा, आप देखेंगे कि वापस वही स्थिति जो है किसानों की आएगी। अभी के लिए क्या हो रहा है, अभी के लिए जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई ब्रिटिश सरकार द्वारा, जिसमें एजेंट टू गवर्नर जनरल रॉबर्ट हॉलैंड थे, उनके सेक्रेटरी अघायलवी थे, ब्रिटिश रेसिडेंट विल्किंसन ऑफ मेवाड़ थे, दीवान मेवाड़ के दीवान थे प्रभाष चंद्र चैटर्जी, हाकिम बिहारी लाल जो स्टेट सायर थे, वो सारे मेंबर्स ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया। और उस एग्रीमेंट के तहत, एग्रीमेंट कब हुआ, 11 फरवरी 1922, और उस एग्रीमेंट के तहत रॉबर्ट हॉलैंड ने क्या किया, किसानों की सारी बातें मानते हुए जो 65 कर पूरे बिजोलिया जागीर में लगे हुए थे, उन 65 करों में से 35 करों को जो है हटा दिया गया, कर यानी टैक्स, ठीक है। 35 टैक्सेस को हटा दिया गया। कौन कौन से टैक्सेस चल रहे थे, तलवार बधाई, चवरी टैक्स, लाग बाग, लाता कुंता, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे टैक्सेस थे। अबाउट 35 टैक्सेस वर अबॉलिश्ड, thus the movement ended in 1922। 1922 में मूवमेंट पूरा जो है बिजोलिया किसान आंदोलन एक तरीके से खत्म हो जाता है। लेकिन as soon as the end of non cooperation movement, the AGG becomes indifferent to the agreement with the farmers। जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म होता है राष्ट्रीय स्तर पर, वैसे ही एजेंट टू गवर्नर जनरल जो रॉबर्ट हॉलैंड थे, वो इनडिफरेंट हो जाते हैं फार्मर्स के साथ जो एग्रीमेंट किया गया था 11 फरवरी 1922 को। और द वेसल ऑफ बिजोलिया, बिजोलिया जागीर के जो जागीरदार थे, वॉलेटेड द एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट को वॉलेट कर देते हैं। एग्रीमेंट क्या था कि 65 में से 35 टैक्सेस को हटा दिया जाएगा, ठीक है। इम्पोज्ड न्यू टैक्सेस ऑन द फार्मर्स एंड इंक्रीज द डिमांड फॉर रेंट। द वेसल ऑफ बिजोलिया वॉलेटेड द एग्रीमेंट, बिजोलिया जागीर की तरफ से जो एग्रीमेंट था उसको वायलेट किया जाता है। नए टैक्सेस जो हैं वो फार्मर्स पे लगा दिए जाते हैं, और डिमांड जो होती है रेंट के लिए, किराए के लिए जो डिमांड होती है, वो भी इवेंचुअली क्या कर दी जाती है, इंक्रीज कर दी जाती है। ये बात हो रही है 1922 के बाद की। 1922 में तो एग्रीमेंट हो ही गया था, ठीक है। उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म होते ही एजेंट टू गवर्नर जनरल जो हॉलैंड थे, रॉबर्ट हॉलैंड, उन्होंने वापस से वही स्थिति ला दी। नए टैक्सेस लगाए गए, किसानों की सुनी नहीं गई, और रेंट की डिमांड भी जो है वो इंक्रीज की गई। 1923 से लेकर 1926 तक का जो पीरियड था, वो किसानों का बहुत डिस्ट्रेस में गुजरा, बहुत उनकी दुर्गति वाली सिचुएशन थी। द पीरियड ऑफ 1923 to 1926 वाज स्पेंट बाय फार्मर्स इन अ ग्रेट डिस्ट्रेस। लेकिन मार्च 1927 में क्या होता है, किसान पंचायत ऑर्गेनाइज की जाती है, किसके द्वारा, राम नारायण चौधरी एंड माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, ठीक है। 1926 तक ये किया गया। अब 1927 एक नया फेज ऑफ बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो यहाँ पर सामने आया। फेज 1 जो था वो पूरी तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड फेज था। अपने तरीके से किसान काम कर रहे थे, अपनी तरीके से मांगे जो है वो जागीरदार के समक्ष पेश कर रहे थे, अपनी तरफ से मांगे महाराणा फतेह सिंह जी के पास प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन कोई उसका आउटकम जो है वो नहीं निकल रहा था। वो एक लोकल आंदोलन की तरह चल रहा था। लेकिन सेकेंड फेज में जो है, जो पथिक साहब हैं, विजय सिंह पथिक साहब ने आकर उस पूरे आंदोलन को एक ऑर्गेनाइज्ड वे प्रोवाइड कराया। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई हरियाली अमावस्या के दिन 1917 में। इसके अलावा विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। और अब 1927 में क्या हो रहा है, वापस जब ये प्रॉब्लम्स वापस अराइज हुई नए टैक्सेस की, तो किसान पंचायत जो है वो ऑर्गेनाइज की गई, और राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा वहां पर प्रेजेंट थे, ठीक है। पथिक साहब ने क्या कहा, पथिक साहब ने कहा, सजेस्टेड द फार्मर्स टू लीव द डेजर्टेड लैंड एंड कंटिन्यू द मूवमेंट थ्रू नॉन वायलेंट मींस, बट दिस एक्सपेरिमेंट वाज अनसक्सेसफुल, ठीक है। पथिक साहब ने यह कहा कि आप अपनी जमीनों को छोड़ दो, ठीक है, आप उन पर खेती मत करो, और नॉन वायलेंट मींस से जो है वो यहाँ पर काम करो। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट था ये यहाँ पर अनसक्सेसफुल हो जाता है। जो भी किसानों द्वारा छोड़ी हुई भूमि थी, वो छोड़ी हुई भूमि दूसरे किसानों द्वारा अधिकृत कर ली जाती है, और वहां पर इवेंचुअली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज शुरू हो जाती है। तो अब ये जो थर्ड फेज ऑफ बिजोलिया किसान आंदोलन है, इसमें आप देखेंगे कि विजय सिंह पथिक जी धीरे धीरे आंदोलन से आउट होते हैं, और नए लीडर्स जो है वो उभर के आते हैं, जिनमें से एक नाम है राम नारायण चौधरी जी का, दूसरा नाम है माणिक्यलाल वर्मा जी का, और तीसरा नाम अगर आप पहचान पा रहे हैं ये फोटो, तो ये फोटो है जमुना लाल बजाज साहब की, ठीक है। ये भी यहाँ पर थर्ड फेज ऑफ द मूवमेंट 1927 के बाद।
अगर एग्जैक्ट मैं बताऊं 1931 में जमनालाल बजाज जो है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं और 20 जुलाई 1931 को जमनालाल बजाज जो है वो महाराणा के साथ एक्सटेंसिव डिस्कशन में आते हैं और सर सुखदेव प्रसाद भी वहां पर होते हैं और उसके साथ ही एक कॉम्प्रोमाइज वहां पर निकल के आता है। ठीक है, कौन कौन मीटिंग कर रहे हैं? 20 जुलाई 1931 में जमनालाल बजाज जी, ठीक है, जिनको गांधी जी का चौथा पुत्र कहा जाता है, ठीक है, वो डिस्कशन करते हैं महाराणा के साथ, महाराणा ऑफ मेवाड़ और सर सुखदेव प्रसाद के साथ। कहां पर? उदयपुर में। और एक कॉम्प्रोमाइज जो है वो वहां पर निकल के आता है। ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये बात पता चलती है कि उदयपुर जो है वो उस कॉम्प्रोमाइज को फॉलो नहीं कर रहा है। बट व्हेन द मेवाड़ प्रजामंडल वाज स्प्रेडिंग वाइडली सम इनिशिएटिव वाज नेसेसरी फियरिंग दैट द फार्मर्स माइट ज्वाइन द प्रजामंडल। पहले देखिए, पहले जब किसान आंदोलन को खत्म करवाया गया तब कारण था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा था। अभी जब किसानों की बात मानने की बात आई तो अब क्या हो रहा है? उदयपुर की आप स्थिति समझने की कोशिश कीजिए कि आधा उदयपुर जो है वो महाराणा के अंडर में है और आधे में प्रजामंडल जो है वो भूमिका अपनी निभा रहा है। प्रजामंडल धीरे धीरे वहां पर एक्टिव हो रहा है और महाराणा को यह डर था कि जितने भी किसान एजिटेशन कर रहे हैं, जितने भी किसान आंदोलनरत हैं बिजोलिया के किसान, वो कहीं प्रजामंडल मूवमेंट ज्वाइन ना कर लें और प्रजामंडल को स्ट्रांग ना बना दे। समय क्या है? 1931 का। अगर वो प्रजामंडल मूवमेंट ज्वाइन कर लेते हैं, प्रजामंडल को स्ट्रांग बना देते हैं, तो इवेंचुअली महाराणा की जो पोजीशन है वो डिग्रेड होती है, डाउनग्रेड होती है। ठीक है, तो इस डर से कुछ इनिशिएटिव जो है वो मेवाड़ महाराणा के थ्रू लिया गया और किसानों को थोड़ी राहत दी गई। वो अब बात करते हैं क्या राहत दी गई। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? जमनालाल बजाज जी ने महाराणा के साथ डिस्कशन किया 20 जुलाई 1931 में और महाराणा ने कॉम्प्रोमाइज भी किया और फाइनली प्रजामंडल मूवमेंट से डरते हुए कुछ इनिशिएटिव वहां पर लेने की कोशिश की गई। डन। अब बिल्कुल लास्ट फेज में आ गया है 1941। ये वो समय है जब बिजोलिया किसान आंदोलन बिल्कुल अपनी समाप्ति पर रहता है और ये समाप्त कैसे होता है इसको आप देखिए। ये वो मेवाड़ प्रजामंडल मूवमेंट जो चल रहा था उसके डर से ही ये सारी चीजें होती हैं। मेवाड़ के दीवान कौन है? मेवाड़ के दीवान वहां पर मिलते हैं टी विजय राघवाचारी, sent revenue minister Dr. Mohan Singh Mehta to Bijolia, who negotiated with the farmer leaders and other leaders to solve the problems of the farmers. Their lands were given back to the farmers. ये कौन सी लैंड है? ये वो लैंड है जब विजय सिंह पथिक साहब ने किसानों को यहां पर कहा था, पथिक साहब ने किसानों को यहां पर कहा था कि आप अपनी जितनी भी जमीन है वो छोड़ दीजिए, डेजर्ट कर दीजिए और नॉन वॉलेंट मीन्स के साथ आंदोलन में चाहिए। जब किसानों ने अपनी जमीनें छोड़ी तो वो जागीर ने उन जमीनों को अपने आधिपत्य में ले लिया। ठीक है, तो 1941 में एक एग्रीमेंट होता है। कौन कौन करता है? मेवाड़ की तरफ से मेवाड़ के जो दीवान है, ठीक है, मेवाड़ के दीवान कौन है? टी विजय राघवाचारी। मेवाड़ के दीवान कौन है? टी विजय राघवाचारी। ये अपना रेवेन्यू मिनिस्टर भेजते हैं डॉक्टर मोहन सिंह मेहता। डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा जाता है और डॉक्टर मोहन सिंह मेहता साहब जो है वो यहाँ पर डिस्कशन करते हैं किसके साथ? फार्मर लीडर्स के साथ। और फार्मर लीडर्स के साथ डिस्कशन करने के बाद जितनी भी फार्मर्स की प्रॉब्लम्स हैं उसको सुनते हैं और उन प्रॉब्लम्स को खत्म कर देते हैं। ठीक है, जिसमें से एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि साहब हमारी जमीनें जो है वो जागीर ने ली है, तो वो जागीर की जितनी भी जमीनें हैं वो सारी जमीनें वापस फार्मर्स को दे दी जाती है और इसी के साथ ये जो मूवमेंट है ये समाप्त होता। कब समाप्त हुआ? 1941 में समाप्त हुआ। स्टार्ट कब हुआ था? 1897 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये पूरी कहानी जो मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की बिल्कुल सजीव चित्रों के साथ, ये सारी कहानी जो है बिजोलिया किसान आंदोलन की है। और ये पूरा लेक्चर देखने के बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, आप कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक उठा लीजिए, कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन या मेंस का 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन मेरे इस लेक्चर से पूरी तरीके से आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं, उसको अच्छे से टैकल कर सकते हैं। डन। एक बार और मैं आपको अगर इसका रिवीजन कराना चाहूं तो रिवीजन करा दूं या ठीक है बात समझ में आ गई है सारी, है ना? एक बार मोटा मोटा रिवीजन देख लेते हैं। 1897 में क्या होता है? आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, गिरधारीपुरा विलेज से होती है। गिरधारीपुरा विलेज में ये सारे किसान जो है वो मिलते हैं, फिर वो महाराजा के पास जाते हैं। महाराजा के पास 2 लोग जाते हैं, 2 लीडर्स, नानाजी पटेल, ठाकरी पटेल। महाराणा सुन लेते हैं सारी बात लेकिन कोई
रिएक्ट नहीं करते। उसके बाद जो है फतेह महाराणा कौन, महाराणा फतेह सिंह जी। उसके बाद राव कृष्ण सिंह जी आते हैं, वो चवरी कर लगाते हैं 1930 में। राव पृथ्वी सिंह जी आते हैं, वो तलवार बधाई कर लगाते हैं, और ये सारी चीजें यहाँ पर चलती रहती हैं। ठीक है, कृष्ण सिंह जी ने कौन सा कर लगाया 1903 में, चवरी कर, बेटी की शादी पर 13 रुपए। पृथ्वी सिंह जी ने 1906 में कौन सा कर लगाया, तलवार बधाई कर। इन सब करों के लिए जितने भी कर थे उनके लिए साधु सीताराम दास जी ने फेज 1 में आंदोलन किया। उसके बाद विजय सिंह पथिक साहब ने आंदोलन किया, माणिक्यलाल वर्मा यहाँ पर ज्वाइन हुए। उसके बाद राम नारायण चौधरी जी और जमनालाल बजाज जी जो हैं वो यहाँ पर आंदोलन के थर्ड फेज में लीडर्स बन के उभरे, और इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को, इन सभी लीडर्स के सम्मिलित प्रयास से बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो 1941 में समाप्त हुआ। देन दीवान मेवाड़ के जो दीवान थे टी विजय राघवाचारी, उन्होंने अपना रेवेन्यू मिनिस्टर डॉक्टर मोहन सिंह मेहता साहब को भेजा था बिजोलिया, और उनके नेगोशिएशंस के द्वारा ये जो है यहाँ पर किसान आंदोलन समाप्त होता है। तो आई होप सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन अच्छे से समझाने की मैंने कोशिश की। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बेगू किसान आंदोलन और बेगू के साथ हम एक और कोई छोटा सा जो किसान आंदोलन है वो लेंगे। मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन बहुत बड़ा किसान आंदोलन था, इसलिए मैंने इसको पूरे एक लेक्चर में लिया। अब आगे जो लेक्चर होंगे उसमें मैं दो किसान आंदोलन एक साथ एक लेक्चर में लूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेगू किसान आंदोलन और भरतपुर किसान आंदोलन, ये 2 किसान आंदोलन हम पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा मेयो किसान आंदोलन और अलवर किसान आंदोलन के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें ही ये निमूचना हत्याकांड जो है वो 14 मई 1925 को जो हुआ था उसके बारे में विशेष तौर पर चर्चा की जाएगी। डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड जिसको कहा गया, या सेकंड जलियांवाला बाग ऑफ इंडिया जिसको कहा गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर का पूरा PDF आपको मिलेगा राजस्थान अखाड़ा के टेलीग्राम चैनल पर। कंटिन्यू देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है आप कमेंट कीजिए, कोई डाउट है डाउट आप कमेंट कीजिए। आपके जो जितने भी रेस्पॉन्सेज हैं उनसे पता चलता है कि क्या और बेहतर लेक्चर्स में किया जा सकता है। देन थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।